Hello everyone, my name is Ujjwal and I welcome you to the Dentistry Podcast. Here we sit and have a mind-blowing conversation with the dentist we admire. And yeah, I hope you enjoy the podcast. पेशेंट्स हैं. रीजन इज कि आसपास के डेंटिस्ट बंद हैं एंड आई एम प्रैक्टिसिंग थोड़ा बहुत, तो स्ट्रेस ज्यादा है, पेशेंट्स ज्यादा है. माय वाइफ इज आल्सो नॉट हियर. दोनों असिस्टेंट भाग चुके हैं क्योंकि एक को कोरोना हो गया था और एक को गांव जाना था. सो सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, तो इसलिए 2 दिन से डिले हुए जा रहा था क्योंकि कभी 2 सर्जरीज थी, फिर उनके इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव करो, फिर रूट कैनाल्स थी, पेशेंट पेन में थे. हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. So what I am noticing very interesting is you are wearing scrubs and you are like practicing. But I find कि यार nowadays like the doctors who are like in the clinics who are working, they don't usually wear scrubs in their like clinic. Why are you wearing scrubs? No, they are using scrubs. I don't know if they are not. I'm using this scrub also. Along with that, I'm using gown also. Sometimes I'm using PPE kit also. So people are using scrubs, especially in Delhi and Mumbai, all of these areas. People are using scrubs. The reason behind is that you don't have to the same mentality as of, for me this is the reason, the same mentality as of Mark Zuckerberg and people who don't want to waste their time on what I will wear in the this it's very difficult for me. It's very difficult for every professional because being doctor you have to wear something जो बहुत responsible हो. आप टी शर्ट पहन के क्लिनिक में नहीं बैठ सकते. यू हैव टू वेयर ए गुड शर्ट और यू हैव टू वेयर ए गुड ट्राउजर्स अलोंग विद दैट. फिर हाइपो गिरने का खतरा, कोई केमिकल गिरने का खतरा, प्लस इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे यू डोंट नो कि कौन सी चीज आपसे अंदर शिफ्ट हो सकती है घर में. तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि स्क्रब हो. और अभी तो 1-2 ही कलर के स्क्रब्स हैं मेरे पास, बट मेरा प्लान है कि 7-8 कलर्स के स्क्रब हो या एक ही कलर के 2-3 स्क्रब्स हो एंड आप आराम से पहनो. और उसके बाद उनको, मेरा क्लिनिक से अटैच्ड वॉशरूम है तो वहीं पे यू कैन ड्रॉप इट ऑफ एंड उसके बाद उसको ऑटोक्लेव किया, वॉश किया, डन. तो इजी रहता है. सुबह सुबह उठ के नहीं सोचना पड़ता क्या पहनना है. वरना मेरा बहुत आधे तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या पहनना है, और आधे जो पहनना होता है वो धीरे धीरे करके टाइट होते चले जाते हैं वेट के साथ. तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत है, कम होता नहीं ज्यादा होता रहता है. इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि यही सब पहनता रहूँ. Why your weight is going up? Because of the lifestyle you are right now. एग्जैक्टली क्योंकि बोलना आसान होता है चीजों के ऊपर, बट करना, इम्प्लीमेंट करना वेरी हार्ड थिंग. तो काफी चीजों में डिसिप्लिन हो जाता हूँ मैं, बट शायद एक वेट और फूड ऐसी चीज है बीइंग ए डेलीआइट जो आराम से कंट्रोल नहीं होता. बट ट्राइंग, और पहले से बेटर है, पहले से काफी चीजें कम होती जा रही हैं. बट स्क्रब्स बहुत इजी और कंफर्टेबल आपके लिए रहता है बिकॉज इट्स वेरी लूज. यू डोंट हैव टू you don't have to force your hands कि आपको सर्दी हो गर्मी हो, you can wear apron over it, you can wear gown over it, you can wear PPE over it. तो easy रहता है आपके लिए, आप comfortable feel करते हो. Plus I have separate slippers for my clinic, for patients also, for me also. मेरे क्लिनिक में धूल मिट्टी आए मुझे बर्दाश्त नहीं, तो वो सेपरेट रहते हैं. तो मुझे बड़ा फ्रेश फील होता है कि आई टुक ए शावर, मैंने अपना स्क्रब पहना, मेरे क्लिनिक के स्लीपर्स पहने, एसी चल रहा है, रूम फ्रेशनर चल रहा है, पेशेंट को धीरे धीरे करके आप करते रहो. दिस इज हाउ आई वर्क. क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि आपकी सुकून बहुत हो माइंड में. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप वो काम नहीं कर पाओगे. तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए स्पेशली. तो दैट इज हाउ आई वर्क. So you were talking about like you will also expand your clinic to somewhere else. Then how will you manage both of these? Like, will you appoint? Not somewhere else. I have space, but there are two ways. Those people who are working on rent right now थोड़े से परेशान ज्यादा रहते हैं, but मजबूरी होती है कि रेंट में क्लिनिक चलाना है. थोड़े से डिसएडवांटेज ये रहते हैं कि you don't know when you have to shift it. You don't know कब रेंट बढ़ जाए. You don't know कि कब आपको स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़े और आपको ना मिले. लकीली मेरे पास ऐसी स्पेस है जो मेरी भी है और प्लस ऑन रोड भी है, तो मार्केट के पास भी है. सो मैं आराम से एक्सपेंड कर सकता हूँ. तो मैं एक चेयर से 2 चेयर पे आ गया हूँ, 2 चेयर से 3 पे आ सकते हैं. आई कैन मैनेज टू
to increase the space of my waiting area or a separate implant chamber for my wife. ये सब करा जा सकता है और everyone obviously try to expand the practice. Mind में रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एक गोल सेट होना चाहिए कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हो. मेरा पहुंचने का गोल का मतलब 10 चेयर की प्रैक्टिस नहीं है, बट इतनी है कि एक सेपरेट बेस हो कि ये यहाँ पे कंसल्टेंट काम कर रहा है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वाइफ काम कर रही है, ये 2-3-4 चैम्बर्स सेपरेट हों और आराम से वहाँ पे काम चलता रहे. दिस इज ये मैंने बहुत जब मैं सर्जन्स के साथ काम करता था बहुत सारे दिल्ली के क्लिनिक्स में देखा ये कल्चर कि जहाँ पे सेपरेट चैम्बर्स हैं और सेपरेट असिस्टेंट्स हैं और सेपरेटली काम हो रहा है. That gives you immense relief क्योंकि हेडेक नहीं होता, एक ही जगह घिचपिच होती है तो बड़ी परेशानी होती है. So this is what talking about clinics and all. Sir, ये जो what I when I look on YouTube and all, sir, dental hygienist, dental mechanics, like इनका इंडिया में क्या कल्चर है सर? डेंटल हाइजीनिस्ट एक्चुअली जो रूरल एरियाज हैं वहां पे डेंटिस्ट बन के बैठे हैं और वो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं जिस चीज का नुकसान डेंटिस्ट को हो रहा है. सारे डेंटिस्ट जैसे मैंने देखा है कि मेरे एरिया में जहाँ पे दिल्ली एनसीआर में हूँ वहाँ पे जितने भी डेंटिस्ट है बहुत कम वापस गए अपने घर. बहुत कम ने वापस जाके वहां पे प्रैक्टिस ओपन करी, ज्यादातर ने यहीं पे प्रैक्टिस ओपन करी. तो यहाँ पे जो इतने सारे डेंटिस्ट भरते जा रहे हैं और वहां पे वो डेंटिस्ट है नहीं, तो उस चीज का फायदा डेंटल हाइजीनिस्ट उठा रहे हैं कि डेंटल हाइजीनिस्ट के बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास. मैं उनको मना करता हूँ कि यू शुड नॉट ओपन क्लिनिक, बट वो मुझसे ही पूछते हैं कि सर उस एरिया में कोई क्लिनिक नहीं है, इफ आई विल ओपन ए क्लिनिक एंड आई विल सर्व पीपल देन व्हाट इज रॉन्ग विद दैट. ठीक है, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना, बट लीगली इट्स नॉट करेक्ट. राइट, आपको नहीं पता कि आप कौन सी गलती और कितनी बड़ी कर दो. मान लिया डेंटिस्ट्री में डेथ आराम से नहीं होती पेशेंट की, बट इट डजंट मीन कि आप पेशेंट के साथ खेलो, बिकॉज वो डेथ के बराबर हो जाता है अगर पेशेंट पेन में तड़पता रहे. तो ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और लैक ऑफ सिस्टम है कि डेंटिस्ट रूरल एरियाज में नहीं कमा पाते तो वो इस तरफ जाते नहीं. मगर ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट रूरल एरिया में कमा नहीं सकते. देयर आर सो मेनी डेंटिस्ट जो उनको मैं जानता हूँ जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं. वहाँ डेंटिस्ट ना होने की वजह से वहीं पे क्लिनिक खोलते हैं, मास प्रैक्टिस करते हैं. मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है यस, बट अच्छा अप टू 2.5 to 3 लाख तो एटलीस्ट लेके जाते हैं आराम से घर पे. तो इतना होता है. तो ये एक गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि रूरल एरिया में प्रैक्टिस नहीं चल सकती. इनफैक्ट मेरे जो वाइफ के मामा है वो रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, इज डूइंग वंडरफुल वर्क. बैंगलोर से थोड़ी सी नहीं काफी दूरी पे अरसीकेरे नाम के एक स्मॉल टाउन है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज देयर इज नो वन. वहाँ पे और कोई और डेंटिस्ट नहीं है और उनके पास दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं और अच्छी प्रैक्टिस है, अप टू 10 लाख तक की प्रैक्टिस है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि टाउन में या सिटी में ही ये अपॉर्चुनिटीज हैं. आपको काम आता है तो आपको ये थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने चार्जेस को. हर कोई ये नहीं सोच सकता कि बस मैं दुनिया का इम्प्लांटोलॉजिस्ट ही बनूंगा. इम्प्लांट्स आप वहां भी डाल सकते हैं. तो आपके पास इतना बड़ा मार्जिन है हमारे पास कि हम उससे खेल सकते हैं. हमको पता है कि इम्प्लांट अगर हम डाल रहे हैं तो हमारा खर्चा फिजियो डिस्पेंसर किराए पे भी ले लेते हैं और इम्प्लांट भी लगता है तो मुश्किल आप 5 से 8 हजार रुपए आएगा. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप 30-40 ही मांगो पेशेंट से, आप डबल मांग लो, आप 15 मांग लो. ओके, तो क्या 15 हो सकता है कोई दे दे. तो प्रैक्टिस पे आपको शिफ्ट किस तरफ करना है वो डिपेंड करता है. ज्यादातर लोग दिल्ली में प्रैक्टिस शिफ्ट करना चाह रहे हैं बट दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पे आ जाते हैं तो उतना ही कॉम्पिटिशन में बढ़ जाता है. You have to be very good at it. So like how you are talking very clearly about numbers, like कि 5 to 8K, फिर like you know कि कितना कमाना है, कि like how you are very clear about the numbers, है ना. like upfront आप मेरे को बता रहे हो कि it costs only 5 to 8 but we charge 30 to 40 like usually. like why you are so straightforward? See, मुझे ऐसा लगता है कि जितने स्पेसिफिक आप होते हो किसी भी चीज के लिए. फॉर एग्जांपल मेरा क्लिनिक 16 अगस्त को खुला. 16 अगस्त को खुला तो एक साल पहले मेरे माइंड में ये था कि अब मुझे क्लिनिक खोलना है और नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त वाज वेरी कनेक्टेड टू दिस डेट. 15 अगस्त को मैं क्लिनिक खोल दूंगा, ये मेरे माइंड में था. क्यों था? क्योंकि मैं अपने काफी फ्रेंड्स को देख रहा था जो प्लान कर रहे थे 2 से 3 महीने पहले ही
पर उनका प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था कुछ भी। मतलब अगर उनको क्लिनिक खोलना है तो उससे भी 1-2 महीने बाद खुल रहा था, ठीक है। तो और उतने अच्छे से नहीं खुल रहा था जितने अच्छे से वो चाहते थे, और मुझे चाहिए था कि प्लानिंग परफेक्ट हो, ठीक है। जो मैं चीफ गेस्ट चाहता हूँ वो चीफ गेस्ट आए, जो मैं इंपॉर्टेंट पीपल चाहता हूँ वो मेरी ओपनिंग पे आए, ताकि वहीं से मेरी मार्केटिंग शुरू हो जाए। तो मैंने सोच रखा था कि 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त उस साल 15 अगस्त और 16 को संडे पड़ गया, तो मैंने 16 को ओपन कर दिया। तो उससे फायदा ये होता है आपको किसी भी लाइफ में किसी भी गोल पे प्रिसाइज होने से, कि अब वो लोग आए जिनको आना चाहिए था, इंपॉर्टेंट पीपल सोसाइटी के, जिनको मुझे टारगेट करना था उसी टाइम, ठीक है। अगर मैं उनको, अगर मेरी प्लानिंग ही ठीक नहीं होगी, मैं किसी को बोलूंगा मेरा अगले महीने के लिए खुल रहा है और वो नहीं खुला, तो आपका एक कैरेक्टर डिफाइन होता है कि इज नॉट वेरी डिसिप्लिन्ड इनफ, कि उस जब जो बोलता है। मेरी वाइफ ने मुझे एक बात बहुत अच्छी सिखाई आफ्टर मैरिज, मैंने सीखी, जिसमें मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। शी सेड कि हमें जब भी कुछ छोटी बातें भी जब हम मुंह से निकाल देते हैं तो उसे करना जरूर चाहिए। जैसे कि अगर मैंने किसी को कॉल के लिए बोला कि आई विल कॉल यू बैक, जैसे मैंने आपको बोला कि वी विल टॉक, ठीक है, तो मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूँ कि कल नहीं हो पा रहा, परसों हो जाएगा, मगर होना चाहिए वो। अगर वो नहीं होता है तो आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है उस चीज से। तो आप कह रहे हैं नंबर्स हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपने चीजों को डिफाइन कर रखा है, जैसे मुझे क्यों पता है कि वो 8 to 10 लाख की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज ही राइट्स डाउन एवरीथिंग, एवरी पेशेंट हु केम टू हिज क्लिनिक, व्हाट इज द डेली रेवेन्यू, और मैंने वो डेली रेवेन्यू देखा है, और उसको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 5 to 8 to 10 लाख के नीचे नहीं जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि सर इम्प्लांट आप डलवा लीजिए 20 में, और कभी दूसरा पेशेंट आता है उसको मैं कहता हूँ डलवा लीजिए 25 में, तो तीसरा आता है उसको मैं बोलता हूँ आपको 30 दिन डलवाइए। किसी दिन में अगर ये तीनों मिल गए तो मेरा कोई कैरेक्टर नहीं रह जाता एज ए डॉक्टर, राइट। तो मेरा इस टर्न लिखे हुए चार्जेस हैं जो बाहर रखे हुए हैं, मेरे सामने भी लिखे हुए हैं, यही चार्जेस हैं। हाँ, आप थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन अलग अलग कर सकते हो। एग्जांपल रूट कैनाल के चार्जेस आई चार्ज, मैं अगर बोलता हूँ कि 3500 to 4000 लूंगा, ठीक है, ये बोलता हूँ। अगर किसी को लगता है कि सर उनसे तो आपने 3500 लिए थे, हमसे 4 क्यों, तो आप 500 का स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सेटिंग्स बड़ी या आपको पेरियापाइकल इन्फेक्शन था, काफी चीजें इंक्रीज कर सकते हैं। मगर बहुत बड़ा डिफरेंस होगा दोनों में तो आप फिर उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कितना बड़ा डिफरेंस क्यों है। तो जो आप बोल रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, आप जितनी प्रैक्टिस में क्लियर होंगे उतना पेशेंट आपसे की रिस्पेक्ट रखेगा। आप जहां इधर उधर घूमे पेशेंट आप पे चढ़ने की कोशिश करेगा, ये इंडिया है, ठीक है। आपने एक भी गलती, फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट की बात बता रहा हूँ मैं, एक पेशेंट है जिनको मैंने क्लियरली बोला कि आपकी रूट कैनाल हो जाएगी, रूट कैनाल से दांत सेव हो जाएगा, 99% चांसेस है, नॉट 100%, राइट। तो आप वो करा लीजिए, उन्होंने कराई। आज मैंने जो पैराग्राफ लिखा वो उसी चीज पे लिखा, जो आर्टिकल जो लिखा, पेशेंट अपने टाइम पे नहीं आई। पेशेंट को मैंने 2 बार बुलाया, पेशेंट ने बोला आज मेरे घर पे ये है, आज मेरे पापा मम्मी आ गए। मैंने उनके हस्बैंड को वार्निंग मैसेज भी भेजा कि ऑलरेडी पेरिपाइकल इन्फेक्शन है, मुश्किल है ये दांत बचाना, और अगर आप अपने टाइम पे नहीं आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, राइट। पेशेंट ने मेरी बात कैसे घुमाई, जब पेशेंट यहाँ पहुंची मैंने कहा आप टाइम पे नहीं आए, अब ये दांत बचाना मुश्किल हो जाएगा, आपको पेन भी है, राइट, और मेहनत लगेगी। पेशेंट ने क्या बोला, सर आपने तो बोला था कि एक बार मैं रूट कनाल कर दूंगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसलिए मैंने उनको याद दिलाया कि सर मैंने बोला था कि रूट कनाल कर दूंगा, आपने करने दी कहाँ, कर दूंगा मतलब फिनिश, इज नॉट फिनिश, राइट। इसलिए प्रैक्टिस में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पोलाइट मैनर में बहुत जरूरी है, राइट। आपको रूड नहीं होना है, बट आप बिल्कुल, आप एमबीबीएस डॉक्टर्स को देखते होंगे, दे आर वेरी स्ट्रेट, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, राइट, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वेरी स्ट्रेट, वो घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। तो आप उनसे फीस बोलोगे, कभी उनकी रेंज में फीस नहीं होगी कि चलो 200 दे दीजिए, चलो 300 दे दीजिए, उनके कंसल्टेशन है बाहर जमा हो जाती है 200। तो डॉक्टर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, उनसे उसी से उसका कैरेक्टर डिफाइन होता है, मुझे लगता है। टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस डॉक्टर, लाइक सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपका स्टेटस देखा सर, ये रामदेव बाबा व्हाट ही इज ट्राइंग टू अचीव कभी I am planning to post a video. I was trying to resist myself कि मैं ऐसी पॉलिटिकल चीजों में ना पढूं, राइट, और मैं कभी पढ़ता भी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी को पता होनी चाहिए। नो डॉक्टर इज अगेंस्ट आयुर्वेद, व्हाट ही इज ट्राइंग टू बिल्ड एन इमेजेस कि हर डॉक्टर को परेशानी है उसके ब्रांड से या उनके आयुर्वेदा से, और आयुर्वेदा के वो बाप नहीं है,
वो पतंजलि नहीं बनते। पतंजलि वो योगा के इन्वेंटर नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने उस चीज को इनकरेज किया और मार्केट किया एंड एवरीथिंग इज गुड। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक बड़े स्टेज पे पहुंच जाते हैं मगर उतनी मेच्योरिटी नहीं रखते तो आपके मुंह से उल्टी सीधी चीजें निकलती हैं। ठीक है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं, आप स्कूल्स में नहीं गए, आपने स्कूल चलिए छोड़िए, उसके बाद भी इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ी, तो आपकी मेच्योरिटी लेवल इस लेवल पे जिसमें आपकी इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सालों से रामदेव का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। सडनली एक कोरोना वेव आई और कोरोना वेव में डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट बढ़ गई। रामदेव को लोग भूल गए। ठीक है, उसने कोशिश करी कि कुछ तो मैं बनाऊं ऐसा जिससे मुझे याद करें। उन्होंने बड़बोलेपन में कोरोनिल को अनाउंस कर दिया कि कोरोनिल मेडिसिन है विदाउट एनी प्रूफ। आईसीएमआर ने उसे प्रूव भी नहीं किया। उन्होंने इतनी हिम्मत लगा दी कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बुला के उसको प्रमोट करा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा। पता लग गया कि कोरोनिल सिर्फ प्री कोरोना मेडिकेशन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अब पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी। फिर इंडिया के डॉक्टर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने चाहे थाली बजाओ चाहे कुछ रिस्पेक्ट करो, बहुत सारी चीजें करी। रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी डॉक्टर्स की, उनकी मार्केट खराब हो रही थी। तो जब इनसिक्योर होता है, मैं आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स में भी होगी ये चीज। कोई पर्सन, क्योंकि वो अभी एक इमेच्योर एज में है, ठीक है, बट रामदेव तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, उनमें तो इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। जब आपके फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, नोटिस कीजिएगा, कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा बार बोलेंगे ना, वो उसमें ही सबसे ज्यादा कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है अगर मेरा कोई फ्रेंड की प्रैक्टिस नहीं चलती तो वो अपने मुंह पे आते ही सबसे पहले बात बोलेगा, कल मेरे पास 5,000 का पेशेंट आया, कल मेरे पास 6,000 का पेशेंट आया, ताकि मैं ना कुछ बोल दूं, ऑफेंड ना कर दूं। वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि कोई और ना बोल दे। तो उनको पता है कि अभी डॉक्टर्स के रिस्पेक्ट हो रही है, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे डॉक्टर्स की कुछ बेइज्जती हो जाए और कुछ मैं लाइमलाइट में आ जाऊं। आज डेंटिस्ट के लिए भी स्टेटमेंट आया कि पायरिया जो होता है वो पेट से रिलेटेड है और फिलिंग को ऐसे करके भर देते हैं और ऑल ऑफ दैट। मुझे लगता है कि दो ही तरीके हैं, या तो इग्नोर किया जाए या फिर बड़े लेवल पे बात की जाए। वो बड़े लेवल पे बात करने की प्रॉब्लम ये है कि काफी इंडियंस अनएडुकेटेड है। मेरे खुद के पेशेंट मुझसे बहस कर चुका है कि रामदेव एटलीस्ट जो है सही तो बोल रहा है कि एलोपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला, ट्रीटमेंट नहीं है अगर, ठीक है, कई चीजों का नहीं है, मान लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, एलोपैथी मेडिसिन किसी चीजों, कई चीजों का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, वो मेडिकेशन चलाते रहते हैं। बट कोरोना का तो है, और उनके पास तो कोरोना का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है। तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमें इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में, मैं करियर लाइफ में, अगर हम उनसे ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे कोई फायदा नहीं। या तो आप कुछ इफेक्ट ला पाए, वरना कोई फायदा नहीं है। लेट हिम डू हिज बिजनेस। दिस इज व्हाट आई फील। But the point what I want to bring is कि like how he commented on the allopathy and किस तरह से MCI बढ़ चढ़ के आई to just tell him कि ये गलत कर रहा है। Now he commented on like dentists and all की like ऐसा है। सर ये DCI, why DCI क्यों नहीं इतना like upfront आती है to say something or like that? Why is that? See, मैंने कभी कोई DCI का स्टेटमेंट कभी जिंदगी में नहीं देखा। आप DCI का ऑफिस नहीं गए होंगे शायद, मैं गया हूँ, ठीक है। आप DCI के ऑफिस जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इट्स एन एम्प्टी बिल्डिंग। एम्प्टी बिल्डिंग मतलब कि वहाँ काम हो रहा होगा तो बहुत बहुत लो लेवल पे हो रहा होगा। यू नो, दे आर नॉट वेरी साउंड पीपल, तो वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल नहीं पाते, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर नहीं पाते। मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही DCI के अगेंस्ट बोलने से हुआ था। मैंने स्टार्ट ही इस बात पे किया था कि इस फ्रस्ट्रेशन में कि जॉब्स नहीं है, इस फ्रस्ट्रेशन में कि गवर्नमेंट जॉब्स में अभी तक रिश्वत चलती है, अभी तक ब्राइबरी चलती है, इसी गुस्से में किया था। और उस इमेच्योरिटी में मैंने बहुत वीडियोस बनाई और बहुत पॉपुलर वीडियोस भी हुई। कई डेंटिस्ट, सीनियर डेंटिस्ट ने मुझे वार्न भी किया कि DCI विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं उस चीज का, पर मैं रुका कब? रुका तब जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा DCI को। मैं बोलता रहूं, आप बोलते रहो, दुनिया भर के मजाक बनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ेगा कि मैं अवेयर करूं आप जैसे स्टूडेंट्स को, डेंटिस्ट को, जिनको परेशानी हो रही है प्रैक्टिस में, और उनकी प्रैक्टिस में हेल्प करूं। और मैंने फिर अपना शिफ्ट कर दिया गया टुवर्ड्स देम, और उससे ज्यादा फर्क पड़ा क्योंकि उससे ज्यादा लोगों की हेल्प हुई। मैं DCI के अगेंस्ट बोलता रहता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो DCI इज नॉट वेरी साउंड। MCI बहुत स्टेप बहुत जल्दी लेती है। What is the problem with DCI? प्रॉब्लम करप्शन की भी है, प्रॉब्लम
नॉन एक्टिव मेंबर्स की भी है। प्रॉब्लम इस चीज की भी है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी नहीं है, राइट, तो उनका तरीका अपने हिसाब से चलता रहता है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगा मैंने कभी भी कोई, आपको प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता होगा अभी, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, बट एमसीआई का प्रेसिडेंट पता लग जाता है क्योंकि वो टीवी पे आ जाता है। प्लस मीडिया अप्रोच नहीं करती डेंटिस्ट को, ठीक है, मीडिया अप्रोच नहीं करती डेंटल डॉक्टर्स को, ये ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस मान लीजिए आप, या खुद की एनर्जी आपने इतनी नहीं लगा रखी है। अभी डीसीआई ने अगर ठीक से लगा रखी होती है एनर्जी और ठीक से जॉब्स होती हैं तो रिकमेंड होते हैं, डेंटिस्ट भी आते हैं और अपनी बात बोलते हैं। कितने डेंटिस्ट के इंटरव्यू हुए हैं कोरोना से रिलेटेड? कोई भी नहीं, किसी को भी बात नहीं की जाती, किसी को बुलाया नहीं जाता। तो वो अनफॉर्चुनेटली एक सिनेरियो है डेंटिस्ट्री का। आप मैं जैसे लोग जब सोशल मीडिया पे गरजेंगे, दिस इज द ओनली वर्ड, ठीक है, जब बहुत ज्यादा साउंड निकलेगी बाहर, जब बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल होंगी, तभी कोई चांस होता है, ठीक है। जैसे मेरी जो सबसे ज्यादा वीडियोस कोरोना से रिलेटेड वायरल हुई हैं, वो तभी हुई है जब मैंने बहुत साउंडली बोला है, बताया है, और कि क्लिनिक क्यों नहीं खुल रहे, ठीक है। तो और वो बहुत आगे तक गई है, यूएस तक गई है वीडियो, और मेरे पास कई मैसेजेस आए हैं। तो जब इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल चीजों को बोलेंगे, अगर रामदेव के अगेंस्ट डेंटिस्ट लगातार वीडियोस डालेंगे तो वो लोगों तक पहुंचेंगी, क्योंकि अप्रोच तो है, इंटरनेट है, ठीक है, अप्रोच तो है। मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, बट अब डेंटिस्ट्री के अगेंस्ट स्पेसिफिकली बोल दिया है, तो आई हैव टू टॉक टू पीपल अबाउट इट। तो उस चीज को निकाल के, और अगर आपको मीडिया की जरूरत क्या है, आपके पास इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, आप आसपास में मिलके इतने सारी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप मिलके उस चीज के अगेंस्ट बोलिए, आपका मैसेज कहीं तो जाएगा। अगर आपकी बात में कुछ सच्चाई होगी तो वो कहीं तो जाएगी, ठीक है। साउंड तरीके से बोलिए, कि प्रूफ के साथ बोलिए। कितनी वीडियोस यूट्यूब पे वायरल होती हैं, ध्रुव राठी जैसा पर्सन जिसने ये तक बोल दिया कोरोना के बारे में कि स्टेरॉइड छोड़ के आप कुछ मत लीजिए, स्टेरॉइड्स लीजिए अपने आप, और वो वीडियो सबसे ऊपर वायरल थी कोरोना के ऊपर। आई वाज शॉक्ड, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि कोरोना से रिलेटेड आप बिना पूछे स्टेरॉइड्स मत लीजिए। उस पर्सन की वीडियो अभी तक नहीं हटी है, जब ये भी पता है कि स्टेरॉइड से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्लैक फंगस तक हो रहा है। तो इंडिया में सब कुछ चलता है, जब खराब चलता है तो अच्छा भी चल सकता है, बट साउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सामने बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कोई टाइम नहीं निकालता, अनफॉर्चुनेट है। What I understand कि सर like coming up in the front is very important, ठीक है, मतलब आप Yes. आ रहे हो बाहर की तरफ, like you are not, आपके मन में कोई थॉट है, आप उसे अंदर मत रखो, just share it, like how Yes. like it is like आपकी लाइफ में किस तरह से इस चीज ने like एक रोल प्ले किया है कि आप जहां पूरा रोल यार, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि मेरी स्कूल फ्रेंड से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो उनका कहना यह था कि हमें तो लगा ही नहीं था कि यू विल बी डूइंग दिस थिंग, ऐसे करके। तो मैं कह रहा था कि उनको मेरे मजाक में बेइज्जती कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो उसका रीजन ये है कि देखिए, ह्यूमन का एक तरीका समझ लीजिए आप, एक हम ही है जो एक दूसरे को बात करके समझा सकते हैं चीजें, है ना। कुत्ता जैसे पहले भौंक रहा था, आज तक वैसे ही भौंक रहा है, बट हमारी लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, हमारा इंटेलेक्ट चेंज होता जा रहा है। ह्यूमन चलता ही नेटवर्क से है। हम राज ही इस दुनिया पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो सीखा वो हम आपको बताएंगे, आपने जो सीखा वो आप आगे बताएंगे, जिससे इंप्रूवमेंट होती आएंगी। वरना आज हम भी उन्हीं की तरह बंदर होते, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट होती आ रही है, तो आप कैसे बताएंगे? पहले लिख के बताते थे, ठीक है, और दूसरा बोल के बता सकते हैं, ठीक है। लिखना, मुझे लगता है कि हर पर्सन को बुक जरूर लिखनी चाहिए। आपकी लाइफ की कितनी स्टोरीज और लेसन होते हैं जो आगे किसी और के काम आ सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज, बुक अगर आप नहीं लिख सकते तो अब तो इंटरनेट का जमाना है, एटलीस्ट जो भी आपने फील किया, अच्छा या गलत, सही या गलत, वो बोलना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि कितना इस चीज ने हेल्प करी, मेरे ख्याल से हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी इसी चीज के ऊपर कि जब तक आप मांगेंगे नहीं अपॉर्चुनिटी, आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। मैंने कुछ बोलना शुरू किया, पहला अपॉर्चुनिटी मेरे पास यही आया था कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने मुझे बोला सर आप हमारे लिए व्हाट्सएप बना कर दीजिए, हो गया। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी आई, तीसरी अपॉर्चुनिटी आई। मेरे कैलेंडर में लिखा हुआ है कि हर वीक में एक पर्सन जो सक्सेसफुल है डेंटिस्ट्री या लाइफ में, मैं उसको मैसेज जरूर छोड़ूंगा। आपने मुझे मैसेज छोड़ा तो आज हमारी बात हो रही है, वोकल है, आप मुझसे कुछ सीखेंगे, मैं आपसे कुछ सीखूंगा, ठीक है। आप काफी लोगों से बात कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं इस टाइम पे? नहीं कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग बढ़ेगी वोकल होने से ही, और नेटवर्किंग से ही डेंटिस्ट्री और लाइफ बेहतर होती है।
आप एक ही जगह, एक ही फ्रेंडशिप्स अपनी जगह सही है, बहुत जरूरी होती है, बट स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स में अटक के नहीं रह सकते आप। वो फ्रेंडशिप्स अलग लेवल की फ्रेंडशिप्स हैं और वो होनी चाहिए जब आपके पास कुछ भी नहीं है जिंदगी में, वो आपके साथ है, राइट। बट आपको उस थॉट प्रोसेस से बाहर भी निकलना पड़ेगा, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं। इफ आई वांट टू बी लाइक आई डोंट नो एनी पॉपुलर स्पीकर, जैसे मेरे पॉपुलर स्पीकर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी लगते थे, बिकॉज आई एम ए पर्सन जो हिंदी में ज्यादा बात करता है, ठीक है, या रेहान फजल आते हैं बीबीसी पे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन तक पहुंचूं, ठीक है, उन तक पहुंचूं और उनसे बात करूं, क्योंकि वो जब आपको अपनी स्ट्रगल बताते हैं तो आपको समझ में आता है इफ ही कैन डू दैट, आई कैन ऑलवेज डू दैट। मैंने जितने भी बड़े स्पीकर्स और डेंटिस्ट्री में जिनसे बात करी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उनमें कुछ ऐसी मैजिकल पावर है जो मेरे में नहीं। मुझे लगा, कभी ऐसा नहीं लगा, चाहे वो एमडीएस हो, चाहे वो एमडीएस से भी ऊपर हो, चाहे उनकी एज बड़ी हो, चाहे उनकी एज कम हो। ये बहुत बड़ी आई ओपनिंग मोमेंट थी, क्योंकि यहाँ बैठ के क्लिनिक में बैठ के चार दीवार में, हम क्लिनिक में चार दीवार में बैठ के अपनी जिंदगी काट देते हैं, ठीक है, आइडिया की मीटिंग में चले जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अब तो इंटरनेट की पावर है, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो उनसे बात कीजिए जिनकी तरह आपको बनना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी मुझसे पूछता है सर मुझे इसमें एमडीएस करनी है, मुझे बाहर जाना है, तो मैं बोलता हूँ मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपकी इतनी गाइडेंस आपको दे पाऊंगा कि जो गया है बाहर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेयर वी वांट टू गो, और जिसने एमडीएस की है उसमें, जहां से भी आप भी करना चाहते हैं, सेम कॉलेज सेम ब्रांच से, उससे बात कीजिए। एक जना जवाब नहीं देगा, दूसरे जना जवाब नहीं देगा, तीसरा देगा। जो वोकल होना मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, ठीक है। वो मोदी वाली वीडियो थी ना, इसमें एक सिंगल बॉय आस्क करता है फोटोग्राफ के लिए, सिंगल बॉय, और वो इतनी सारी लड़कियों से मिलते हुए आ रहे होते हैं, मोदी और ट्रम्प, और एक सिंगल बॉय बोलता है कि सर कैन आई टेक क्लिक, और उसको वो पिक्चर मिल जाती है। सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, मुझे ऐसा लगता है। आई फील वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम लाइक कि आई फील इज, जब मैंने आपको अप्रोच किया, आपको अप्रोच करने से पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल, इतने सारे सवाल थे कि लाइक आई वाज लाइक थिंकिंग लाइक 100 टाइम्स कि आपको टेक्स्ट करूं कि नहीं करूं, बट इफ इट डजंट रिप्लाई माय इट विल गो। फिर जब मैंने रिप्लाइड एंड यू रिप्लाइड, आई वाज लाइक यार इट वाज सो सिंपल, आई जस्ट हैव टू अप्रोच। कि यार मैंने अपने मन में ही सोच लिया था कि यू आर अनअप्रोचेबल, ठीक है, कि अब हाँ नहीं लगा मुझे, लाइक यूजुअली लगता है जब व्हेन यू आर लाइक डूइंग नथिंग एंड लाइक एंड यू सडनली अप्रोच समवन लाइक, तो आई रियलाइज दैट कि यार दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि आप खुद अप्रोच करो किसी को। यस यस, सी आप जैसे बात कर रहे हैं, मैं तो कभी अनअप्रोचेबल नहीं था, कभी भी नहीं था, कभी नहीं होऊंगा। रीजन बीइंग कि मैं फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर शेयर करता हूँ। आज मेरे पास इंस्टाग्राम से एक पेशेंट का तक फोन आ गया, मैं तो हमेशा नंबर शेयर इसलिए करके रखता हूँ। एक पर्सन, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि भाई नाउ यू आर गेटिंग ऑन टू द लेवल, तो तू अप्रोच आराम से मत होने दियो अपने आप को, बी अनअप्रोचेबल। उनकी थिंकिंग हो गया, आई डोंट केयर। तो मैंने उनकी बात बिल्कुल सीरियसली नहीं ली। आज शाम को ही मैं डिस्कस कर रहा था अपने एक फ्रेंड से ये बात, कि पता नहीं ऐसी कैसी थिंकिंग थी, बट मुझे नहीं लगता कि आपको अनअप्रोचेबल, या कई लोग हैं ऐसे जो आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, शायद इनकी वजह से ऐसी इमेज बनी हुई है, ठीक है। फेमस की तो बात मुझे कभी करनी नहीं, ना कभी मैं करता हूँ। मेरा फंडा जाकिर खान वाला है, मुझे कोई नंबर से मतलब नहीं। मुझे आई डोंट वांट टू बी यू नो द मोस्ट फेमस स्पीकर, आई वांट टू बी द मोस्ट लव्ड वन, जिनसे सबसे बात करा जा सके, यू नो। तो जैसे आपने बोला, इट्स वेरी इजी। हाँ, जितने भी सक्सेसफुल पीपल होंगे वो हम्बल होंगे, हेल्पफुल होंगे। राजीव चिट्टीगोपी सर को अगर आप जानते हैं, ठीक है, साउथ से ही आते हैं और मुंबई के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, पेडोंटिस्ट हैं। उनको मैंने अप्रोच किया तो उनकी एक अच्छी बात मैंने सीखी, उन्होंने मुझे रिप्लाई तो 2 दिन बाद किया क्योंकि बिजी थे, मगर रिप्लाई इतना स्ट्रिक्ट किया कि कल सुबह 9 बजे आई विल कॉल यू। और मेरी आदत उस टाइम पे 10 बजे सो के उठने की थी, और 9 बजे उनका कॉल आ गया, और वो फ्लाइट में थे, चंडीगढ़ जा रहे थे, और उन्होंने मुझे फ्लाइट एयरपोर्ट से कॉल किया और 10 मिनट मुझसे बात की, और वो 10 मिनट मेरी लाइफ चेंजिंग वाला मोमेंट था। तो जो डिसिप्लिन्ड होंगे और सक्सेसफुल होंगे वो हम्बल जरूर होंगे। 2-3 ऐसे निकलाएंगे जो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, अपने एरोगेंस में होंगे, उनको लगेगा कि हम क्यों बात करें, ये वो, आपको उनसे मतलब नहीं, ठीक है। आप हर जगह से चीजें नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास सब कुछ है, आपको 3 में से 2 जने ऐसे मिलेंगे जो आपको रिप्लाई करेंगे। एक अगर ऐसा निकलता है तो डजंट मैटर,
मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ती है, बट आप अप्रोच कीजिए। ये बात आपने मानी है मेरी, मैं बहुत सालों से हर स्टूडेंट को बोलता आ रहा हूँ कि इंटरनेट बहुत पावरफुल है, अपने लेक्चर्स में बोलता आ रहा हूँ। आप अप्रोच कीजिए, फेसबुक पे अप्रोच कीजिए, इंस्टाग्राम पे अप्रोच कीजिए बड़े बड़े डेंटिस्ट को जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू डोंट नो कि वो आपको एक लाइन में ऐसी बात बता जाएंगे जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। सर अगर वही बात करें कि एक लाइन में बता जाएगा, अच्छा, कैन यू टेल मी लाइक वन ऑफ द लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन दैट यू हैव गेन्ड, जो आपने इतनी अपनी जर्नी में कोई एक इम्पोर्टेंट लाइन जो आपने सीखी हो, रिलेटेड टू लाइफ और रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री? लाइक ओके, 2 लाइन आप बता दीजिए, एक डेंटिस्ट्री का और एक लाइफ में। सी डेंटिस्ट्री में तो मेरे को याद है एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरे पास पेशेंट आए और बहुत मेरे डियर पेशेंट आते रहते थे मेरे पास, और मेरे को खुले हुए 1 साल ही हुआ था। उन्होंने आके मुझे एक लाइन बोली और मेरी मॉर्निंग खराब हो गई, मतलब खराब, बहुत खराब हो गई। उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसा है कि मैंने बहुत पेशेंट आपके पास रेफर किए हैं, मेरा पूरा घर है और नीचे किराएदार रहते हैं, सबको आपके पास भेजा, और सबका बस सबने बात आपकी तारीफ करी कि काम बहुत बढ़िया करते हैं डॉक्टर साहब, पर सबने ये बोला कि पैसा कुछ ज्यादा ही लेते हैं और आपकी नई नई प्रैक्टिस है और ऐसे कैसे प्रैक्टिस चलेगी। और वो गए नहीं कि मेरा सर पकड़ के बैठ गया। मैंने सोचा कि ऐसा क्या मैं ज्यादा पैसा ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं, और उस टाइम पे ऐसा भी कोई खास मैं चार्ज नहीं कर रहा था, मेरे से ज्यादा चार्ज करने वाले थे वसुंधरा में, बट मे बी शायद वो यही चाह रहे थे कि मैं उनसे चार्ज कम करूं, राइट, जो मैंने नहीं किया। उस टाइम पे मैंने गुजरात फोन किया, वडोदरा में डॉक्टर अंकित देसाई थे, उनका एक आर्टिकल बहुत फेमस हुआ था जो इस चीज पे था, डेंटल में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, के क्लिनिक खोलने में। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था, अगर तुझे क्या करना है जिंदगी में, 2 तरीके हैं, या तो नैनो बेच ले या मर्सिडीज बेच ले, तो तू अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड कर, दोनों ही ठीक है। नैनो बेचनी है तो रेट कम कर दे, आज तू इसके लिए कम करेगा, कल ये तेरे को ऐसे ही पेशेंट भेजेगा, क्योंकि वो अपने जैसे पेशेंट भेजेगा और बोल के भेजेगा कि बार्गेनिंग कर लेना, वो कर लेते हैं, ठीक है। और अभी तुझे अच्छा लगेगा क्योंकि क्लिनिक चल पड़ेगा, तेरे पास पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, पर 10 साल बाद जब तेरे को बैक पेन होगा और जब तुझे वो पेशेंट झेलना पड़ेगा जो तुझे बोलेगा कि सर मैं 1500 रुपए नहीं दूंगा स्केलिंग के, मैं तो 1200 दूंगा, तो तुझे फ्रस्ट्रेशन होगी। और ये बिल्कुल बैंग ऑन क्यों निकली लाइन कि मैंने जिन जिन लोगों को स्टार्टिंग में फ्री चेकअप किए थे या कंसल्टेशन कम दी थी, वो आज भी मुझसे फ्री कंसल्टेशन कराते हैं, और मैं उन्हें मना नहीं कर पाता क्योंकि मैंने उस टाइम स्टार्ट गलत की अपनी। तो उन्होंने ये बोला कि देख नैनो बेच ले, या फिर अब बिल्कुल डर मत, ये पेशेंट तेरा था ही नहीं। तो उस दिन से कभी भी अगर कोई पेशेंट इस बात पे चला जाता है कि उसको चार्ज ज्यादा लग रहे हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा, दैट इज माय मिस्टेक, तो मैं इंप्रूव करूंगा, मेरी क्राउन प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, आई वर्क फॉर इट, ठीक है। बट अगर पेशेंट ये बोल रहा है कि आपका काम अच्छा नहीं है, तो यू हैव टू डिसाइड कि कैसे सही करना है। पेशेंट ये बोल रहा है कि काम बढ़िया है सर, पैसे ज्यादा ले रहे हो, तो ज्यादा अच्छे काम के ज्यादा पैसे लिए जाते हैं सर, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं बात करने के, आप हर तरीके से हैंडल। तो ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन थी डेंटिस्ट्री में, जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे नैनो नहीं बेचनी, क्योंकि मेरा एरिया भी ऐसा है जहाँ पेशेंट कैन पे। यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट हु कैन पे एंड हु कैन नॉट पे। जो नहीं पे कर सकते हैं उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, जो पे कर सकते हैं और करना नहीं चाहते उनके लिए कुछ नहीं। वो दे कैन पे, दे डोंट वांट टू पे, उनकी इच्छा नहीं हो रही है तो कहीं और जाके चले जाए। और अभी जैसे क्लिनिक बंद है, काफी क्लिनिक बंद है, तो उन क्लिनिक के पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जहाँ पे बार्गेनिंग चल जाती है, और वो यहाँ आके सोच रहे हैं कि शायद यहाँ भी चल जाएगी, पर नहीं चलेगी। दिस वाज द फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताया कि नैनो बेचनी है कि मर्सिडीज। लाइफ की तो बहुत सारे लेसन हैं। मैं आई हैव बीन थ्रू यू नो लॉट ऑफ चेंजेस। Like I was a failure at school and then I was a very fat and ugly kid. फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होना, फिर सडनली घर की इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग ना होने के बावजूद एक ऐसे कॉलेज पहुंच जाना जहाँ पे शायद मेरे घर से कोई नहीं पहुंचा था कभी, ऐसी क्राउड के बीच में पहुंच जाना जहाँ मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया। दिल्ली में मुझे लगता था कि मेरे को तो देख के, और मेरा वेट लूज हो चुका था, बट मैं उसी मेंटेलिटी में था कि मैं अभी भी बहुत मोटा इंसान हूँ, ठीक है, तो और बहुत अगली इंसान हूँ।
तो उस टाइम पे जब पीपल अप्रोच्ड मी, फीमेल्स अप्रोच्ड मी, फ्रेंड्स बनने की कोशिश करी किसी ने, तो मुझे हमेशा ये लगा कि यार आई हैव नथिंग टू डू विद देम, ठीक है, ये मेरा मजाक ही उड़ाने वाले हैं। और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुई, समझ में आया कि आई कैन ऑल्सो बी ए पर्सन जो इनके बीच में बैठ सके, ठीक है, इनके साथ काम कर सके। कॉलेज खत्म होने के बाद भी बहुत बड़े बड़े आई ओपनिंग मोमेंट्स थे। आपको पता लगता है हु इज योर फ्रेंड, हु इज नॉट योर फ्रेंड, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्लिनिक में, कॉलेज में कितना कुछ सीख लें, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि इंटर्नशिप में आप कितना बड़ा बेस बना के चलें। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज एंड सो मेनी लाइन्स, राइट। सो लाइफ की तो ऐसी बात है कि आपकी मेरी हमेशा बात होती रहेगी, तो आप कुछ ना कुछ जानते ही रहेंगे। जो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए, मैं तुरंत वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि गलती या वो लेसन जल्दी सीख लिया जाए, ठीक है। रिलेशनशिप्स, आई हैव बीन इन लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, तो वहां मुझे समझ में आया कि ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू बी इन रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट यू वांट इन ए रिलेशनशिप। ये ऐसे शुरू होता है। स्टार्टिंग इन रिलेशनशिप इन ए यंग टाइम, जस्ट फॉर द एक्साइटमेंट लेवल, वो अलग चीज होती है। फॉर द मैच्योरिटी लेवल वो अलग चीज होती है। वहां तक पहुंचना एक स्टेज होती है, और स्टेज पे आप तभी चल पाते हैं जब आप मिस्टेक्स से सीखते रहें। कई ऐसे भी लोग हैं जो आज तक नहीं सीखे हैं, आफ्टर मैरिज नहीं सीखे, सो लॉट ऑफ लेसन्स। तो आपसे बात होगी तो अपने इंसिडेंट्स जरूर शेयर करूंगा, डिस्कस होगा। Talking about relationships, like what was that moment when you realized कि what do you actually need, मतलब आपको क्या चाहिए एक रिलेशनशिप से? Like when was that, or how do you figure out कि like एक रिलेशनशिप से what do you actually need? Right. See, being a male, आप इस चीज को समझेंगे लाइफ में आगे पीछे कब, मैं नहीं जानता, बहुत जल्दी, कि जब आप एक रिलेशनशिप में आते हैं और आप पीसफुल नहीं होते, बी इट बाहर से वो रिलेशनशिप कितना ही वंडरफुल लग रहा हो। मैं कुछ ऐसे रिलेशनशिप में था जिसमें लोगों को बड़ा मजा आता था उस रिलेशनशिप को देखने में बाहर से। दे यूज्ड टू फील कि भाई इसी की लाइफ है, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, आपको चढ़ा देते हैं कि बढ़िया है, यू आर डेटिंग ए गर्ल, जो ड्रीम गर्ल्स होती हैं लोगों की, जैसे कोई डीयू में पढ़ रही है, तो कोई आउट ऑफ स्टेट है, या जो भी माइंड में होता है लोगों के, जो भी उनकी अपनी फैंटेसीज होती है। और जब आप डेट कर रहे होते हो, चाहे रिस्पॉन्सिबली चाहे इररिस्पॉन्सिबली, जब आपको उसमें स्ट्रेस होता है, जब आपको पता लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, जब आपको पता लगता है कि उसमें आपको इतनी टेंशन हो रही है कि आप रात को सो नहीं पा रहे, तो वो जितनी भी एक्साइटमेंट दुनिया को दिख रही होती है ना, जो आपको देख के वो खुश हो रहे होते हैं कि कि इसके मजे हैं, ये मस्ट बी हैविंग ए वेरी गुड टाइम, तब आपको रियलाइज होता है कि ये जो हो रहा है, ये इससे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। मेरा दिमाग अशांत है, मेरा कैरियर कहीं नहीं जा रहा है, मेरा दिमाग कहीं नहीं लग रहा है, तो मुझे इस सबसे से हटना है। जब एक लिमिट आ गई तो मुझे पता लग गया कि ओके, इतना मुझे स्ट्रेस हो चुका है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। उस दिन मैंने क्विट किया कि ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू वेट फॉर द राइट पर्सन। मैं बहुत ज्यादा अप्रोचेबल नहीं रहूंगा लाइफ में। शायद मैं ऐसे ही चल रहा था कि आई वांट ए पर्सन हु विल लव मी फॉर लाइफ, तो शायद मैं एक पर्सन टू दूसरे पर्सन जंप करते रहते हो। आपको एक पर्सन ठीक लगता है, आपको फिर ठीक नहीं लगता, तो आप दूसरे पर्सन पे जंप कर जाते हो। इसमें बहुत बड़ा बेवकूफी इंटरनेट की भी है। इंटरनेट पे आप ऐसी वीडियोस देखेंगे ना, हाउ टू गेट आउट ऑफ ए ब्रेकअप, तो आप देखेंगे कि आपको इंटरनेशनल स्पीकर्स ये बोलते हुए मिलेंगे कि बेस्ट वे इज कि आप फटाफट से ब्रेकअप के बाद दूसरे रिलेशनशिप में आ जाओ। वो वही बात है कि कीचड़ से निकल के उसमें गिर जाओ, ठीक है। यू हैव टू वेट, ठीक है। यू नीड टू हैव सो मच ऑफ विजन एंड सो मच ऑफ पेशेंस। पहले ये एग्जामिन करो कि इस रिलेशनशिप में आपने गलती क्या की, क्यों ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं था, या आप उसके लिए ठीक नहीं थे, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मल्टीपल पर्सन को डेट नहीं कर सकते, बट आप फिर उस स्टेप पे बढ़ सकते हो कि ओके, अब मुझे ये गलती इस लेवल पे नहीं करनी। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स में गलतियां करना अपनी जगह सही है, बट आपकी प्रायोरिटीज जब सेट होती है कि ओके, फॉर एग्जांपल मेरे प्रायोरिटी सेट थी कि आई वांट एन इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि द गर्ल शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, मे बी मोर देन मी, ठीक है। और द पर्सन शुड बी वेरी केयरिंग, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर एवरी लिटिल और बिग पर्सन। मतलब अगर वो जेनिटर को जैसे ट्रीट कर रही है, वैसे ही एक रिस्पेक्टेबल एल्डर को ट्रीट कर रही है, दैट मींस दैट इज ए पर्सन जो सबकी रिस्पेक्ट करेगा। ये मेरी प्रायोरिटी है,
कई लोगों की प्रायोरिटी ब्यूटी से रिलेटेड होती है, जो गलत नहीं, ठीक है। कई लोगों की प्रायोरिटी हाइट से रिलेटेड है, कई लोगों की प्रायोरिटी आई डोंट नो, अपनी अपनी प्रायोरिटी सबने बताई है, ठीक है। और ऐसी फीमेल्स की भी होती है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट रखिए और उसको कोशिश कीजिए कि वो उस प्रायोरिटीज में उतर रहा हो पर्सन। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होगा, पर मेजोरिटी में उतर रहा हो। आप वो नहीं देखते, उस टाइम पे आप ये देखते हैं कि यार सबकी गर्लफ्रेंड बन रही है और मेरी भी बन जाए, ठीक है। उस टाइम पे आप ये देखते हैं कि सब आर हैविंग फन इन देयर लाइफ, तो मैं भी ले लूं, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं मानता मैं, ठीक है। मैं किसी भी पोजीशन पे किसी भी डिसीजन ऑफ लाइफ को रिग्रेट नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे सनी लियोनी से पूछा था ना कि आप किसको रिग्रेट करते हैं, उसको रिग्रेट कराने की कोशिश की थी कि आप कौन में थे, आप रिग्रेट कीजिए। एंड व्हाट शी सेड ब्यूटीफुल सेंटेंस वाज कि आई विल नॉट रिग्रेट एनीथिंग व्हिच आई डिड इन माय लाइफ। जो मैंने किया उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो अगर मैं शायद मैं गलतियां नहीं करूंगा और परेशानियां में नहीं पढ़ूंगा, हाँ अगर मैं उनसे सीख नहीं रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, मगर अगर मैं सीखता हुआ चल रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि यू शुड ऑलवेज एंड थिंग्स इन ए वे जिससे आपके रिलेशंस बने रहे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी एक्स होगी जिसके साथ मेरे अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे आज भी, ठीक है। यू हैव टू एंड थिंग्स इन ए वेरी गुड मैनर, ठीक है। ये हनी सिंह के गानों में अच्छा लगता है, इसमें गलत तरीके से, और इतने खराब रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, ठीक है। इतने खराब ना तो लड़कियां हैं ना लड़के हैं जो बहुत बड़े बड़े धोखे चल रहे हो, बट हाँ अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। इसके सिवा रिलेशनशिप्स को तो हम अलग से एक बहुत बड़ा लेक्चर ले सकते हैं, जो मुझे लगता है। सर जितना मैंने समझा है ना, इट्स लाइक ड्यूरिंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप कब टॉक्सिक हो जाता है ना, आप उस वक्त नहीं रियलाइज करते हो। व्हेन यू रियलाइज इट कि यार अब ये टॉक्सिक हो गया है ना, तब तक टॉक्सिसिटी की लेवल इतनी हाई हो चुकी होती है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस टॉक्सिक किस लेवल पे, किस तरीके से बोल रहे हैं आप टॉक्सिक? मेंटली मे बी मोर ऑफ like that stress level and all what you were talking about. मुझे लगता है कि आपने किस लेवल पे रिलेशनशिप स्टार्ट किया है ना, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। हम टीनेज उसमें ऐसे स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप्स, मतलब मेरे पास ऐसी फ्रेंड्स हैं जो उस टाइम पे ये बोला करती थी 11th स्टैंडर्ड में रिलेशनशिप में कि आई विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, और अगर इस पर्सन के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला तो आई यू नो। तो जब आप स्टार्ट ऐसे लेवल पे करोगे तो आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज एवरीथिंग और इसके सिवा कुछ नहीं। और वो पर्सन भी, मेल्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, किसी और लड़की से बात नहीं करनी है। फीमेल इनसिक्योर हो जाती है, किसी लड़के से बात नहीं करनी है। आप ही डेट पे जाएंगे, सिर्फ आप एक दूसरे के साथ घूमेंगे, आप फ्रेंड्स के साथ नहीं जाएंगे, आप मूवीज भी एक साथ जाएंगे। तो वहां पे टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है। जब आप ओपननेस नहीं दे पाते तो इरिटेशन होती है, क्योंकि एक ना एक पर्सन को जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बहुत मन करता था जो हमारे साथ जाए, घूमने जाए, और उसके बॉयफ्रेंड को ट्रस्ट ही नहीं, जिस भी लड़के से मिलेगी उसी के साथ काफिर हो जाएगा, ठीक है। या ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जिनको लगता है कि मेल को कहीं और नहीं जाना चाहिए, फ्रेंड जोन में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो मैंने देखा है कि जब भी कोई फीमेल आपके साथ फ्रेंडशिप तो अगर वो फ्रेंडशिप आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट स्पीक टू दैट पर्सन, ठीक है। अगर आपको बात करनी है तो वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है ना, जो मूवीज में दिखाते हैं, जो इस तरीके की फ्रेंड जोन दिखाते हैं कि तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ये मूवीज में चलता है। अगर आप क्लियरली वर्बल नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको परेशानी होगी। यू डोंट नो वो पर्सन किसके साथ रिलेशनशिप में या क्या आपके लिए फील करता है। बट मेल्स बहुत जल्दी उस चीज के लिए इमोशनल हो जाते हैं और बाद में ब्लेम करते हैं कि दिस गर्ल इज नॉट गुड, और बात की हनी सिंह के गाने और हेल्प कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेल्स को एक तो ये फ्रेंड जोन वाली चीज दिमाग से निकालनी चाहिए, बहुत क्लियर करनी चाहिए। फीमेल्स को भी एक चीज बहुत ज्यादा सोचनी चाहिए कि अगर आप किसी की बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे हैं तो मेल्स आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, तो यू कैन एटलीस्ट टॉक टू देम, ठीक है, कि दिस इज व्हाट माय इंटेंशन इज एंड इट्स नॉट मोर देन दैट। ऐसी कंडीशंस में टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स होती है, रिलेशनशिप की फ्रेंडशिप्स खराब होती है, ठीक है, और बहुत गंदे लेवल पे होती है। रिलेशनशिप्स का तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आपने सोच के शुरू किया। अगर आपने सोच के ही ये शुरू किया है कि ठीक है लेट्स सी क्या होता है आगे, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है, तो भी कन्वर्ट हो सकती है टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो कब होता है, मैंने देखा है कि मेल्स जनरली ना बहुत कूल बनते हैं, कहते हैं कि अरे जो है ये जस्ट फॉर फन,
ठीक है। और फीमेल्स उस टाइम पे सोचती हैं कि हम भी दीपिका पादुकोण बन जाएंगे कॉकटेल के, बट वो भूल जाती हैं कि दीपिका पादुकोण को भी लास्ट में परेशानी होती है। ठीक है, कोई भी लड़की बॉय की तरह मेंटेलिटी नहीं रख सकती, कोई भी लड़का गर्ल की तरह मेंटेलिटी नहीं रख सकता। लास्ट में लड़की इमोशनल होगी ही होगी, और लड़के को जब ब्रेकअप के तुरंत बाद परेशानी नहीं, बट 2 महीने बाद होगी होगी। दिस इज हाउ वी आर बॉर्न। ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर लड़कियां क्या करती हैं आजकल के टाइम में, कूल बनने के चक्कर में, कि स्मोकिंग भी है और वीड भी है और सब कुछ है कॉलेजेस में, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो उस चक्कर में उनको लगता है कि हमें नेक्स्ट दीपिका पादुकोण बनना है, कूल बनना है। बट आपको नहीं पता कि वो एक्टिंग कर रही थी, और एक्टिंग के बाद रणबीर कपूर के ब्रेकअप के बाद उसका जो हाल हुआ है, वो वहां से कैसे निकली है, उसने उसको शेयर कर रखा है, वो भी देखी। तो यू डोंट नो, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेनेज हो जाती है। ठीक है, आप जस्ट ड्रिंक करके स्मोक करके चीजों को नहीं हटा सकते। तो आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं उस पर बिल्कुल क्लियर रहिए। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर तरीके से उस चीज को स्टार्ट कीजिए। आप लड़की के तौर पे आपको लगता है कि नहीं आप इमोशनल हो जाओगे तो बता दीजिए। आप लड़के के तौर पे इमोशनल हो रहे हो तो बता दीजिए, ये नहीं कि फ्रेंड जोन होते जा रहे हैं और फिर बाद में उसी को गाली दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो वहीं पे रुक जाती हैं चीजें अगर आप वोकल हो जाते हैं। ठीक है, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप का, जो सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं, शादी से लेके फ्रेंडशिप के हर चीज में मैटर करती है। मैसेजेस पे काम नहीं चलता है, आवाज सुनना, वो एनर्जी फील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और मिल के अगर बात हो जाए उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न इन रिलेशनशिप्स। मतलब द पॉइंट इज कि बीइंग वर्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब जो आपके दिमाग में है यू टू से इट अपफ्रंट आके उनको स्पीक टू देम। यस, you talking about peace nowadays मैं आजकल बहुत ज्यादा like spirituality खोजने की कोशिश कर रहा हूँ to get peace, or like amazing. I'm trying to find out कि what it is actually, is the way it is it the way कि मैं जहाँ मेरे को पहुंचना है, like I want to like achieve that extreme peace in myself, क्या is spirituality the way, or another person will be a path to achieve that, or what it is like आपके लिए क्या है spirituality? या देखिए, कई लोग ना स्पिरिचुअलिटी को, ऐसे अभी पेशेंट आए थे, वो स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से अटैच करते हैं। ठीक है, कि मैं भगवान है तो स्पिरिचुअलिटी है, ऑल ऑफ दैट करते हैं कई लोग, कृष्ण से तो कई लोग शिव से। ठीक है, आई एम नॉट एन एथिस्ट। ठीक है, आई एम ए बिग फैन ऑफ भगत सिंह, बट आई एम नॉट एन एथिस्ट। ठीक है, बट मैं भगवान, तो मैं ये तो नहीं बिलीव करता कि कोई एनर्जी नहीं है, बट मैं मुझे इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपका सबसे बड़ा गॉड आपका माइंड है। मुझे स्पिरिचुअलिटी सारे कनेक्टेड अपने अंदर से लगती है, बाहर से नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि जब आप मेडिटेट करते हो, और मेरा बहुत एक कॉन्सेप्ट है जो कई लोगों को खराब भी लगता है, मुझे लगता है जब आप प्रे भी करते हो लाइफ में, आप हाथ जोड़ के प्रे करते हो, तो आप बात किससे कर रहे हो? इन द एंड बात तो आप खुद से ही कर रहे हो ना। आप बहुत कमिटमेंट से मांग रहे हो कि भगवान मैं पास हो जाऊं, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे वो मिल जाए। इन द एंड यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। ठीक है, जब जब मैंने अफर्मेशंस करी हैं, इनफैक्ट माय रिलेशनशिप आल्सो, जब मैं बहुत फेड अप हो गया, मैंने रोज अफर्म करना कुछ शुरू किया, आंखें बंद करके रोज सुबह और रात को, कि हे भगवान, भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए। बट आई वाज वेरी प्रिसाइज। स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है कि बहुत प्रिसाइज चीज है। आप बहुत सीधे तरीके से सोचते हैं कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो मुझे पीसफुल रखे, मेरी फैमिली को पीसफुल रखे, इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंट हो, दैट्स इट। ठीक है, वैसा पर्सन आपको मिला। तो स्पिरिचुअलिटी, जैसे आप बोल रहे हैं कि कैसे लाइफ की पार्ट बन जाती है, उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा पार्ट मेरे लिए तो मेडिटेशन है। ठीक है, जो मेरे माइंड को ओपन करता है, जो मुझे बहुत क्लियर बनाता है, और मेडिटेशन एंड राइटिंग द जर्नल, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, बट बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए प्रोफेशनल, और जब आप इस देश का हिस्सा है और आपको बहुत कुछ करना है, तो आप पूरी तरीके से उसमें नहीं घुस सकते। आप 5-5 घंटे मेडिटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप पूरी तरह डिवोशन में भी नहीं घुस सकते। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कितनी देर। और मुझे लगता है कि अगर 10 मिनट भी मेडिटेट कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, आप बहुत अच्छे से अगर मेडिटेट कर लेते हैं, अफर्म कर लेते हैं, तो चीजें होती हैं। तो स्पिरिचुअल होना मेरे लिए रिलीजन से अटैच नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल होना एक वे ऑफ लाइफ है, जिसमें आप बिलीव करते हैं कि सब लोग आपके बराबर हैं। ठीक है, और आप किसी से कम भी नहीं है, किसी से ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी काइंड बनाती है। मेरे को स्पिरिचुअलिटी ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, सबसे बड़ा, जिसके चक्कर में कई लोगों से मेरे डिफरेंसेस भी हुए, वो ये दिया कि
मैं चीजों को उस लेवल पे सोच पाया हूँ जिस लेवल पे शायद मेरी एज के लोग अभी नहीं सोच पा रहे, या उस लेवल पे बोल पाया हूँ, बहुत बहुत क्लियरली बोल पाया हूँ, जिसकी वजह से शायद लोगों ने मुझे पसंद भी किया। जैसे जो आप बोलते हो, जैसे आप बोल रहे थे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियरली बोल देते हो, आपके दिमाग में क्या है। उतना क्लियरली आप तब सोच पाते हो जब आप स्पिरिचुअल हो और मेडिटेट करते हो। आप अगर उस बुक को जानते हैं, युval नोआ हैरारी ने जो बुक लिखी है होमो सेपियंस, अगर आपने पढ़ी हो, तो उस पर्सन की स्टोरी यही है कि युval नोआ हैरारी में सोचता था कि ये इतना डीप सोच कैसे पाया कि इसने पूरी हिस्ट्री भी बता दी और फ्यूचर में क्या होगा ये भी बता दिया, और वो हो भी रहा है, क्योंकि उसने अपने लेसन में लिखा है कि पैंडेमिक आएगा। तो उसने लास्ट में दिखाया कि वो एक इंडियन गुरु के साथ मेडिटेट करता था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसने अलग से मेंशन किया है उस पर्सन को लास्ट में अपनी बुक के। तो मुझे लगता है कि आपकी वे ऑफ लाइफ इसलिए चेंज हो जाती है कि आप अपने, जैसे आप अब ये स्टेप ले रहे हैं, अभी हम आप एक स्टेप ही है ना, आप औरों से बेटर कर रहे हैं ना। और पर्सन अपने घर में बैठ के शायद कुछ भी कर रहे हो, बट आप सीख रहे हैं और लोगों से। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी के राह में आया तो मैं उस लेवल पे सोच पाया जिस लेवल पे वो लोग नहीं सोच रहे थे। वो शायद उस टाइम तक आई डोंट नो, काफी ऐसे लोग थे मेरे आसपास जो शायद एक्साइटमेंट को, सेक्स को, या आई डोंट नो आईफोन को या गाड़ियों को या फन को अपना माइंडसेट बना के बैठे थे, और मेरा माइंडसेट जा चुका था सक्सेस की तरफ कि और एंड व्हाट इज सक्सेस। ठीक है, वो भी सक्सेस मतलब ये नहीं कि एक नंबर पे, सक्सेस में क्या होती है सक्सेस, बुक्स कितनी पढ़नी होती हैं, ठीक है, किन लोगों से बात करनी होती है, किन से सराउंडेड रहना होता है, क्लिनिक कैसे चलाना होता है, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर रहा था मैं। और वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप कर सकते हैं, उसके बिना आपका माइंड उतना ओपन होगा नहीं, मुझे लगता है। तो अगर मैं कहूँ कि लाइक स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइक डे टू डे लिविंग को एम्फसाइज करता है, या स्पिरिचुअलिटी आपके लिए आपका एंड गोल अचीव करने का लाइक वे है, व्हाट इट इज, मतलब सी जो एंड गोल है वो भी डे ऑफ लाइफ है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका कोई एंड गोल नहीं हो सकता, आप एक नंबर पे टिक नहीं सकते। ठीक है, अगर आप पीसफुल हो सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाए, या इतने फॉलोअर हो जाए, या मेरे पास इतना पैसा आ जाए, या इतनी प्रॉपर्टी आ जाए, या इतने बच्चे हों, या कुछ भी व्हाटएवर इट इज। ठीक है, बट वो जब हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। फिर कोई चीज अगर खत्म हो गई तो वो फिर आपको हैप्पीनेस नहीं देती। ठीक है, आपकी गोल इस तरीके का होना चाहिए जो आपके खत्म होने के बाद भी आगे बढ़ता रहे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल यही है कि जो बातें मैं आज बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ, वो मेरे जाने के बाद भी अच्छे लेवल पे लोगों को पता लगती रहे, चाहे वो बुक से, चाहे वीडियो से, चाहे कैसे भी, और वो गलती ना करें जो मैंने की, जो मेरे लेसन हैं वो क्लियर हो। ठीक है, जितने भी बड़े लोग हुए, बी इट एनीवन, ठीक है, आप किसी की बात कर सकते हैं, प्लेटो से लेके एरिस्टोटल से लेके एनीवन यू वांट टू टॉक अबाउट, उनकी कोशिश यही थी कि इन द एंड उनका गोल यही था कि जो हम बता रहे हैं वो एंड तक चलता रहे। तो आप जैसे बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ लाइफ, और या फिर अचीविंग योर गोल्स, यस इट इज ए थिंग जो मुझे अचीविंग ए गोल में हेल्प करती है, बट अचीविंग ए गोल भी वे ऑफ लाइफ। ठीक है, गोल्स खत्म ही नहीं होते आपके। अभी तक मेरा गोल ये था कि मेरे पास एक आरवी जियो जो बेस्ट हो, आ गया। अब नेक्स्ट हो गया कि मेरे पास एंडोमोटर आ गई। अब लगा कि यार बेस्ट एपेक्स लोकेटर हो गया। अब एक और चेयर हो गया। अब यार एक लाइफ पार्टनर भी हो गया। अब एक किड हो, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे ऐसे करते करते आपके गोल्स तो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हाँ, एक बड़ा गोल जरूर होना चाहिए जो आपके एंड में हो कि ये तो अचीव करके मरना है, उससे पहले नहीं मरना। ठीक है, वो जरूर होना चाहिए। बट स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपको एज ए स्टूडेंट लाइफ में मैं बता रहा हूँ, आप अभी से वो चीज आदत डालेंगे। मुझे पता होती है बात सेकंड ईयर में कि मेडिटेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जर्नल लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइक माइंडेड पीपल के बीच में बैठना क्यों इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो शायद मैं आज से 5 साल आगे होता है इस टाइम पे। तो मुझे नहीं पता थी, मैंने बहुत लेट शुरू किया, बट आप लोग जल्दी शुरू कर सकते हैं। ऑलवेज। डू यू स्टिल राइट डेली जर्नल? Yes, I try to. See, it's very hard. मैं आपको बताऊं सबसे हार्ड चीज क्या था, एक हफ्ता, उसके बाद नेवर। It's very hard. Very tough. आप एक बात नोटिस कीजिएगा, आप जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, जितनी भी, चाहे वो रॉबिन शर्मा हो, चाहे वो
वो भी क्या लेडी है, वो ब्लैक लेडी है जो वहाँ पे जिन्होंने भी इंटरव्यू लिया, ओपरा विनफ्री हो, कोई भी आप उठा लीजिएगा, मैंने सबकी बुक पढ़ी है। 4 चीजें कॉमन पाएंगे आप, 4 चीजें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वो 4 चीजें जरूर बोलेंगे करने के लिए: जल्दी उठना, वर्कआउट करना, ठीक है, मेडिटेट करना, जर्नल लिखना, और 5वां बुक्स पढ़ना। इन 5 चीजों में से एक ना एक चीज तो जरूर बोलेंगे, ये 5 चीजें मिस नहीं करेंगे वो, ठीक है। और 5 चीजें हार्ड हैं, 5 चीजें हार्ड हैं। सुबह उठने में मैं स्ट्रगल करता हूँ, बुक्स में पढ़ लेता हूँ टू बी ऑनेस्ट, मेडिटेट करने में स्ट्रगल करता हूँ, 10 मिनट शांति से बैठना ही बहुत हार्ड चीज है, ठीक है। जर्नल लिखने में मैं स्ट्रगल करता हूँ, कभी लगता है रात में लिखूंगा, कभी लगता है दिन में लिखूंगा। और लास्ट में क्या बची, आई डोंट रिमेम्बर 5वीं चीज क्या थी, ठीक है। तो मतलब मेजॉरिटी चीजों में मैं स्ट्रगल करता हूँ। और स्ट्रगल आप जिस चीज में करते हैं, कहते हैं ना कि वो व्हाट नॉट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जिस चीज में स्ट्रगल करते हैं, इसका मतलब वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, वो ही आपके आसपास के लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जर्नल लिखने में या मेडिटेट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस पर डिसिप्लिन बनाइए, ठीक है। मेरा तरीका ये है कि अगर मुझे लगता है कि कोई चीज मुझसे नहीं हो रही तो मैं उसको कम करता हूँ, कि 1 पेज नहीं लिखा जा रहा तो आधा पेज लिख दिया, वो भी नहीं लिखा जा रहा तो सिर्फ आज के काम लिख दिए कि करना क्या है। बट कुछ स्टेप तो मैं लेता ही हूँ। 5 बजे नहीं उठ रहा तो 7 बजे तो उठना ही है, ठीक है। अगर हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा तो 10 पुशअप भी मार लिए, बट रोज चीजें होती रहे, रोज चीजें होती रहे, वो जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिसिप्लिन, परसिस्टेंट। मैं आपको एक लेसन देता हूँ मेरी लाइफ का, जैसे आप कह रहे थे ना लाइफ का क्या लेसन रहेगा, मैंने लाइफ में बहुत बड़ा लेसन सीखा है कि परसिस्टेंस बड़े से बड़े टैलेंट को हरा देती है, बड़े से बड़े टैलेंट। आज मुझे लोग बोलते हैं कि सागर हमने तो सोचा भी नहीं था तू कभी आगे निकल जाएगा, थोड़ा भी। मैं अपने आप को खास आगे नहीं मानता जिंदगी में, मेरी बहुत बड़ी जर्नी चल रही है, बट थोड़ा भी आगे निकल जाएगा। क्यों नहीं सोचा था उन लोगों ने? क्योंकि वो मुझे देखते थे लगातार स्कूल में फेल होते हुए, वो मुझे देखते थे लगातार कॉलेज में फेल होते हुए, वो मुझे देखते थे लाइफ में मोटा होते हुए, और मुझे लगता है लाइफ में अगली होते हुए, ठीक है। बट उनको ये नहीं पता था कि मैं कुछ भी जो कर रहा हूँ वो उसमें मैं रुकूंगा नहीं। तो मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी एक वीडियो से चैनल चल बैठा, एक वीडियो चली तो अगली वीडियो पे गाली भी पड़ी। कई लोगों ने तो मुझे धमकी दी यूट्यूब पे कि यू नो विल किल यू बिकॉज आप डेंटिस्ट्री के बारे में गलत होप फैला रहे हो, आपके चक्कर में लोग डेंटिस्ट्री में आ रहे हैं, एंड यू नो दिस इज नॉट राइट, क्योंकि पीपल विल डिस्ट्रॉय देयर करियर्स, ठीक है। उससे लेके पता नहीं क्या क्या जो भी बात मैं लिखता हूँ शेयर करता हूँ उस पर कई लोगों की परेशानियां हुई। तो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी वाज कि एक से एक टैलेंटेड पर्सन जो उस टाइम पे टॉप कर रहे थे, जो उस टाइम पे पॉपुलर थे, जो उस टाइम पे स्मार्ट थे, जो उस टाइम पे हेल्दी थे, वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे लोग जो मेरे साथ वीडियोस जिन्होंने बनानी शुरू की थी मेरे को देख के या कैसे भी, ठीक है, चाहे वो कॉमेडी वीडियो बनानी शुरू की हो चाहे कोई भी, ठीक है, वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो परसिस्टेंटली चीजें नहीं कर पाए। मैंने कभी ये सोच के नहीं वीडियो डाली कि अरे वायरल होगी या नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी वीडियो वायरल भी हो जाएगी जिंदगी में, ठीक है। तो मैंने इसलिए डाली कि मुझे अपनी बात बतानी थी, चाहे 2 लोग सुने चाहे 2000। अभी भी ऐसा होता है कि कई वीडियोस पे 2000 व्यू है तो कई पे 20,000 भी, ठीक है। तो जिसको जो पसंद आएगा वो सुनेगा, उसकी मर्जी है, बट मेरे को हर चीज पसंद है अपनी। आई लव एवरी व्यू ऑफ माइंड। आपको अच्छा लगता है आप सुनिए, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत सुनिए, ठीक है। तो परसिस्टेंट आप जरूर रहें, जैसे आप अभी ये भी कर रहे हैं तो इसके लिए परसिस्टेंट है ना। मैं देख रहा हूँ आप लगातार लोगों से बात कर रहे हो, लगातार आ रहे हैं चीजें। जो चीज इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, किसी का मर्डर हो जाता है तो तीसरे दिन भूल जाता है इंसान, ठीक है। तो कोरोना में लगातार डेथ हुई इसलिए नहीं भूल पाए हैं हम, अभी देखना 2 महीने बाद सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज आप लगातार करते रहेंगे, कहते हैं हथौड़ी एक जगह मारते रहोगे चाहे वो धीरे धीरे मारते रहो, वो टूटेगा, ठीक है। तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। Last year when I was getting admission into BDS ना, I was searching about YouTube पे कि यार should I do BDS or not। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं YouTube पे कि where people are like dentists, ठीक है, वही बोल रहे हैं कि right now don't join BDS, ठीक है, क्योंकि अभी आ गया सैचुरेशन, कॉलेज खुल गए, इससे लाखों में कॉलेज खुल गए, इतने डेंटिस्ट हो गए। जब मैंने तो उस वक्त एडमिशन भी नहीं लिया था, आई वाज सो नेगेटिव अबाउट कि यार लगता है मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, लगता है मैं कुछ गलत
फिर डोंट नो पता नहीं, बट कमिंग आउट ऑफ दिस फिर भी एडमिशन लिया. देन आई फील कि यार जब अभी आया दैट कार्विंग एंड ऑल व्हेन आई वाज डूइंग, मेरे को फिर समझ आया कि यार आई लव इट, मेरे को अच्छा लग रहा है. अगर उस वक्त मैं सोचता कि यार ये लोग मना कर रहे हैं, ये लोग इतने वेल एस्टैब्लिश्ड हैं कि मत आउट इंडस्ट्री में, तो मेरा तो टैलेंट बेकार हो जाता. मैं क्या कर रहा होता? लाइक व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? सी मेरे से ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल है कि सर नेगेटिव लोग हैं डेंटिस्ट्री में, और हमारे पेरेंट्स से लेके, हमारे फ्रेंड्स से लेके, हमारे टीचर से लेके, हमारे साथ के कलीग सीनियर्स जो डेंटिस्ट हैं, उन्होंने तक हमें मना कर दिया है. आपको लगता है मुझे मना नहीं किया होगा? जब मैं डेंटिस्ट्री में था, जो वहां पे स्टाफ था, बीडीएस स्टाफ था, उसने मुझे बोला था कि सागर यू कैन डू वेरी वेल इन स्पीकिंग एंड ऑल. तो क्योंकि उस टाइम पे मैं ब्रिटिश काउंसिल के कुछ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के लिए एग्जाम वगैरह देके आया था, जो क्लियर हो गए थे. तो उनका कहना था कि यार इंग्लैंड निकल जा, तो यहाँ क्या करेगा, डेंटिस्ट्री मत आ और प्रैक्टिस मत कर. तो देख ये जो लोग हैं जो यहाँ पे, जिनको तू देख के एक्साइट हो रहा है, जिनके पास अच्छी कारें, अच्छी गाड़ियां पहन रखी हैं, स्मार्ट लड़के हैं, लोग हैं, जो ये लोग जो है सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो मैंने बोला सर मैं भी सालों करूंगा. मैं बोला नहीं ये इतनी जल्दी नहीं अचीव हुआ है. मैंने कहा मुझे जल्दी नहीं है. तो प्रॉब्लम ये है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एडवाइस किससे लेनी है. जैसे आपने बोला कि वो वेल एस्टेब्लिश्ड डेंटिस्ट है. वेल एस्टेब्लिश्ड का मतलब ये नहीं है कि दे आर हैप्पी. ठीक है, सचिन तेंदुलकर एडवाइस लेगा तो अमिताभ बच्चन से लेगा हु इज हैप्पी इन डूइंग एक्टिंग. नसीरुद्दीन शाह से नहीं लेगा जो जब देखो कुड़ता रहता है. ठीक है, उसका कोई भी रोल आपको हैप्पी रोल नहीं मिलेगा, बिकॉज इज ए पर्सन जो थोड़ा सा, ऐसा सुना है मैंने, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, ऐसा लोगों ने बताया है कि इज ए पर्सन जो बहुत जल्दी इस बात को लेके बहुत खुंदक में रहता है कि मैं डिजर्व करता था अमिताभ बच्चन वाली फेम और मैं नहीं हूँ. ठीक है, तो उसको हमेशा आप देखोगे तो ऐसे रोल मिलेंगे जिसमें वो गुस्सा होगा, सैड होगा. ठीक है, बट अमिताभ बच्चन को ऐसे रोल मिलेंगे जिसमें बुढ़ापे में भी वो हैप्पी होगा. ऋषि कपूर को भी ऐसे रोल मिलेंगे. ठीक है, तो पॉइंट इज कि आप एक टीचिंग उसी से लोगे, लेसन उसी से लोगे जो एक तो सेम फील्ड का हो और सेम फील्ड में भी हैप्पीली सक्सेसफुल हो. सक्सेस का मतलब हैप्पी होना भी होता है. जो इतना परेशान है डेंटिस्ट्री से कि लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी आपको एडवाइस कर रहा है कि यहाँ मत आओ, इसका मतलब कई ऐसे डेंटिस्ट हैं जो मुझे बताते हैं, जो एमडीएस और हाई लेवल पे हैं, जो कहते हैं कि हमको सर्जन बनना था, जनरल सर्जन, बट हम बन नहीं पाए तो चलो काम चला रहे हैं. दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ. ठीक है, तो आपको बहुत जरूरी है कि सचिन तेंदुलकर एग्जाम, जैसे मैंने बताया कि एडवाइस लेगा तो सुनील गावस्कर से लेगा, विराट कोहली लेगा तो सचिन से लेगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन लेगा तो दिलीप कुमार से लेगा, शाहरुख खान लेगा तो सेम फील्ड, और सेम फील्ड में भी हैप्पी कितना है पर्सन. ठीक है, उस पर बहुत डिपेंड करती हैं चीजें. डेंटिस्ट्री में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लोग हैं जो नहीं बोलते. सैचुरेशन वर्ड यूज होता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सैचुरेशन का इफेक्ट नहीं पड़ा है. ठीक है, बट सैचुरेशन हमेशा एक खराब चीज की होती है. अगर खराब डेंटिस्ट बहुत सारे बैठ जाएंगे तो परेशानी होगी. जो अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे होंगे, जो हैप्पी नहीं होंगे, जो अच्छा काम नहीं कर रहे, जो रोज नहीं सीख रहे, जिनको पेशेंस नहीं है, जो चाहते हैं कि फटाफट से अमीर हो जाएं, वैसे डेंटिस्ट बहुत भर गए हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालते फिरते हैं. बट कुछ ऐसे भी डेंटिस्ट हैं आपके जैसे, मेरे जैसे और मेरे फ्रेंड्स जैसे, जो क्लिनिक खोल के पेशेंटली बैठे हैं, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मुझसे रूट कैनाल ठीक नहीं हुई तो जिंदगी खराब है, जो जाके सीखेंगे, नेट से सीखेंगे, किसी स्पीकर के पास जाके सीखेंगे और अपनी रूट कैनाल बेटर करेंगे. और जब बेटर करेंगे तो चाहे सामने आसपास के एरिया के लोग 2000 रुपए मांग रहे हैं, वो 4000 मांग सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब मेरी रूट कैनाल बेटर होगी. कॉन्फिडेंस और चार्जेस बढ़ाने का तरीका, प्रैक्टिस में चार्जेस बढ़ाने का तरीका तभी आता है जब आपको काम आता हो. आपको नहीं आता, आप नहीं कुछ कर सकते. और काम सीखने के लिए पेशेंस चाहिए. 2 साल रगड़ा मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुद को, फ्री में बता रहा हूँ मैं. और यहाँ पे लोग 10,000 या 5,000 की जॉब लगती है तो सोचते हैं हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. आपको सीखने को क्या मिल रहा है? आई ऑलवेज से कि लर्निंग से पहले अर्निंग नहीं होती. पहले लर्निंग होगी, फिर एल हटा के अर्निंग होगी. ठीक है, तो पहले आप सीखेंगे पैशनेटली. ठीक है, मेडिकल वाले कितने दिन सीखते हैं वो? हमसे भी ज्यादा सीखते हैं, 6 साल. ठीक है, तो आपको मेडिकल फील्ड में आओ तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पर्क ही यही है कि जब चीजें बढ़ती चली जाएंगी, इंजीनियर्स की या किसी भी जॉब की एक लिमिट हो जाती है, 50,000 तो 50,000, फिर वो भागते हैं, फिर वो सोचते हैं अब यार हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम एमबीए करेंगे, हम बैंक में जॉब करेंगे, हम आईएएस करेंगे. फिर वो भागते हैं क्योंकि तब तक उनकी लाइफ बड़ी अच्छी लग रही होती है हमें, हम 3rd ईयर में होते हैं, उनकी जॉब भी लग चुकी होती है, मगर उनकी लिमिट हो जाती है. हमारी पर्क यही है, उनकी जॉब गलत नहीं है,
ये उनकी डिसएडवांटेज है जॉब की। हमारी एडवांटेज ये है कि एक बार जब हम आ गए, सेट हो गए, क्लिनिक एक बार चल गया, और उसके बाद फिर कहीं पे रुकना नहीं है, आपको परसिस्टेंटली चलते रहना है, फिर वो बढ़ेगा ही, ठीक है, चाहे आसपास कितने भी आ जाए। मैंने आपकी एक वीडियो देखी जहाँ पे यू वर टॉकिंग अबाउट कि तब आपके साथ वाले जो बैचमेट्स थे दे वर गोइंग फॉर जूनियर रेजिडेंसी, ठीक है, यस, and you were like you called up your mentor and talked about कि यार सबको सब जा रहे हैं यार, should I go कि well establishment भी दिख रही है कि अभी के लिए, अभी से 6 महीने या फिर 1 साल के लिए सब कुछ फिक्स दिख रहा है, क्या मैं चलता हूँ, like can you tell us about that? यस। पहले तो ये सुन के बड़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी वीडियो लोगों ने देखी भी है, और दूसरा कि वो मैंने बनाई वो बहुत दिल से वीडियो थी, क्योंकि मेरा वो पेन निकला था उस वीडियो में, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, जिसमें बहुत आंख खोलने वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस टाइम पे आप निकलते हो कॉलेज से, और जैसे आप कॉलेज से निकले सडनली कोई सफदरजंग में लग रहा है, कोई एम्स में लग रहा है, कोई जीटीबी में लग रहा है, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, आपके साथ के लोग लगे जा रहे हैं, और आपको पता है कि वो डिजर्व नहीं करते, आपको पता है कि वो उतना काम भी नहीं जानते, उतना टैलेंट भी नहीं रखते, उतना इंटेलेक्ट भी नहीं रखते जितना आप रखते हैं, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं रखते, क्योंकि मैंने मेहनत जल्दी शुरू कर दी थी। मैंने 3rd ईयर में अपने मेंटर को पकड़ लिया था जो सर्जन थे, और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से शाम तक तो क्लासेस होती थी, शाम को उनके क्लिनिक पे या उनके साथ सर्जरीज में जाना, रात को पढ़ना, दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। और ये 3 साल करने के बाद आप उन्हीं के साथ स्टक हो, कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है, इंटर्नशिप खत्म हो गई है, और ऐसे लोग जो फेल होना कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, बट फेल तो नहीं हुए थे लाइफ में वो या एग्जाम्स में, बट आपसे उनका टैलेंट कम है, आपको पता है, मार्क्स के बेसिस पे नहीं, आपको पता है उनका हार्डवर्क और टैलेंट कम है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द सोर्सेज वो लगे जा रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा था। तो मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, और हम अक्षरधाम मंदिर के सामने एक फ्लाईओवर है बहुत बड़ा, आप दिल्ली आएंगे तो आप शायद आए हो तो देखेंगे, तो गाड़ी दौड़ा रहे थे वैगनार, उन्होंने बहुत दूर जाना था और बारिश हो रही थी, और मैं ऐसे चुपचाप बैठा था। मैंने कहा सर देखिए लोग लगे जा रहे हैं, और एक बार नहीं, जिस जगह पे एक बार अलाउड है उसी जगह पे 2 बार लगे जा रहे हैं इलीगली, ठीक है। तो ऐसा बहुत हो रहा था। तो जैसे 6 महीने के लिए अलाउड है जेआरशिप, तो वो किसी और हॉस्पिटल में 6 महीने के लिए और लगे जा रहे थे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था 70 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, डेंटिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है, और कमा रहे हैं, तो मुझे बुरा लग रहा था। तो मैं सोच रहा था कि शायद गलत हो रहा है मेरे साथ, इट्स नॉट राइट। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर देखिए वहां पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, सर्जन है, दिल्ली के टॉप सर्जन में से एक है, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सागर ऐसा है कि ये लोग 6 महीने के राजा हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के राजा हैं, ठीक है। 70 हजार रुपये कुछ नहीं होता डेंटिस्ट्री में, ठीक है, लाइफ में भी कुछ नहीं होता, 1 महीने में खर्च हो जाता है, ठीक है। कितने ये जो कमा रहे हैं कितना कमा लेंगे 6 महीने में, 70 हजार रुपये करके जितना कमाएंगे या 1 साल में कमाएंगे, आधा क्लिनिक में लगा देंगे बनाने में, ठीक है, आधा बचा के रख लेंगे, खत्म तो होगा ही, ठीक है। बट तू जो सीख रहा है आज, ये खत्म नहीं होगा, तेरी रूट कैनाल, तेरा काम, जो जो चीजें तू मेरे साथ सीख रहा है, जो जो एक्सपीरियंस सीख रहा है, और वो ही काम आया उनके साथ जिन जिन क्लिनिक्स में घूमा, और उन क्लिनिक से मैंने ये देखा कि क्लिनिक में पेशेंट से बात कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि मैं पहला साल था मेरा क्लिनिक जब मैंने खोला था 2015, और 2015 में मैं प्रैक्टिस की टिप्स कैसे देने लगा। मैं ऐसी थोड़ी ना कि 1 साल में प्रैक्टिस सीख गया, मैं वो लास्ट 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप उस वक्त वो स्पीकिंग ऑब्जर्व कर रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि सर कैसे बात करते हैं, क्या पेशेंट्स परेशानी क्रिएट करते हैं, बार्गेनिंग कैसे हैंडल करते हैं सर, ठीक है। पेशेंटली ऑब्जर्व कर रहा था मैं कि कैसे होता है, वो सब मैंने बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया, और लोगों को लगा कि वो उनकी हेल्प कर रहा है। कई लोगों ने मुझे बताया कि सर आपकी टिप्स ने हेल्प करी। आई वाज आल्सो शॉक्ड कि मेरी टिप्स हेल्प कर रही हैं, क्योंकि मैं खुद उनको अप्लाई कर रहा था। अभी तक तो मैंने ऑब्जर्व किया था और मेरे को भी हेल्प कर रही थी, प्लस जो मेरी गलतियां हो रही थी मैं उनको बता रहा था। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरी आंख खोली, जो मैंने सोचा कि मैं उनको बताऊं, जो लोग इस वक्त पेन में होंगे मेरी तरह, जिनको लग रहा होगा कि लोग जेआरशिप्स मिल रही हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हर किसी का सी टाइम आता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसके अनफॉर्चुनेटली फादर की डेथ हो गई इंटर्नशिप से पहले या उस बीच में, फाइनल ईयर में। ही वाज अ वेरी बबली पर्सन, ठीक है, वेरी बबली, वेरी हैप्पी पर्सन, ही वाज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज, ठीक है। एंड उस टाइम पे हम इंटर्नशिप में मनाली वगैरह जा रहे थे, उसको हमने बोला, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके पास घर की एंड ऑल ऑफ दैट,
एंड उसने गोल बनाया कि आर्मी में जाना है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स में जाना है, ठीक है। हम एंजॉय करते रहे, 1 साल हो गया इंटर्नशिप के बाद भी, बट ही वाज देयर, ठीक है। उसने लगाया जम और वहां पे पहुंचा, ठीक है। तो उसने भी पेशेंस दिखाई। मैं ये उसकी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे थे ना कि ऐसा टाइम आना, उन बच्चों का टाइम शायद उस टाइम पे आया था, बट वो शॉर्ट टर्म टाइम था। आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि लंबे समय के लिए क्या। उसने भी जेआरशिप्स के लिए ट्राई किया, मैंने भी जेआरशिप्स के लिए ट्राई किया, हम दोनों फ्रस्ट्रेट होते थे कि हमसे एक सवाल पूछ के भेज देते। बट उसने अपना गोल तय किया कि मेरा टैलेंट है, कि मैं फिट हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ, जाऊंगा, और वो गया। और उनकी क्या 70,000 रुपए, वो लाखों रुपए कमा रहा है महीने, ठीक है। सिमिलरली मैंने उस टाइम पे जो भी एक्सपीरियंस किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्पीकिंग से कुछ कमा रहा हूँ, ठीक है, बट लोगों का प्यार मिला, क्लिनिक से अच्छा खासा कमा लेता हूँ, ठीक है। स्पीकिंग से भी चाहूँ तो लेक्चर्स पेड होते हैं, उसमें जो पैसे लोग बहुत, मैं तारीफ वाली बात अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बट बैंगलोर से प्यार मिला। काफी लोग कलकत्ता से आए, कई लोग काफी दूर दूर से लोग आए to listen to me, and I also earned money from it. So the story behind all that story was कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, और उस टाइम पे ये ढूंढना पड़ेगा कि ये छोटा टर्म का गोल है कि लॉन्ग टर्म का है, और लॉन्ग टर्म के गोल पे फोकस कीजिए। छोटे गोल्स आप साथ साथ कैरी कर सकते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने जेआरशिप करी, मेरे साथ की फ्रेंड थी जिसने जेआरशिप करी, और बहुत उसका माइंड जेआरशिप की तरफ नहीं था। उसका माइंड ये नहीं था कि जेआरशिप करके बस खत्म लाइफ, उसके माइंड में था कि जेआरशिप करनी है, इसके बाद फॉरेंसिक्स करनी है, इसके बाद एमडीएस इसमें करनी है, और वो उसने करी। हाल ही मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपका माइंड लॉन्ग टर्म गोल की तरफ होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल जिनके हो रहे हैं उनसे घबराइए मत, आपका भी टाइम आएगा, बट आएगा तभी जब आप लाओगे। वो परसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, आपको रुकना नहीं है, बिलीव करना पड़ेगा कि ये होगा, तभी वो चीज हो पाएगी। कहते हैं ना, प्रिटेंड करना पड़ता है पहले, कि मैंने प्रिटेंड कर रहा है ये बात कि मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा स्पीकर, मैं आके बोलूंगा चाहे मेरे पास दुनिया का सबसे खराब कैमरा है, चाहे मेरी आवाज नहीं आती, ठीक है। कई लोगों ने बोला सर आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, मैंने फिर भी बोला दुनिया भर। आप आज ही मैं एक सत्यजीत राय की, आई एम सॉरी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस बात को, सत्यजीत राय के बारे में पढ़ रहा था, बीबीसी में सुन रहा था। तो उन्होंने एक राइटर को बोला, एक्टर को बोला कि आपको उर्दू आती है? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल परफेक्ट आती है। उस बंदे को उर्दू का ऊ भी नहीं आता था उस टाइम। ऐसे कितने एग्जाम्पल है। मुझे जब मेरे थर्ड ईयर वाले सर ने, थर्ड ईयर में था मैं, मेरा वाइवा चल रहा था और अचानक एक केस आया, सर ने बोला केस करेगा। मैं चाहता तो घबरा सकता था क्योंकि वो मोलर था, और थर्ड ईयर को तो मोबाइल तक भी नहीं मिलते थे। फिर से केस करेगा। वो मुझे किसी ने बोला था कि अगर कभी भी कोई केस करने के लिए बोले तो पीछे मत हटियो। मैंने कहा सर करूंगा। मेरे आसपास 5 डॉक्टर खड़े रहे, मेरा हाथ पकड़ के खिंचवाते रहे, पर आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई बैच जिसने स्टर्न दांत निकाला था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सूचरिंग की थी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आईएमएफ किया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिनको सर्जरी वाले सर ने सिलेक्ट किया था टू बी विद हिम इन ऑन ऑल। तो बहुत लोगों को चिड़न हुई, होती है। तो आप मना नहीं करेंगे। वो वर्जिन अटलांटिक्स का वो है ना ओनर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उन्होंने यही बात तो बोली थी कि पहले हाँ कर दो कि हाँ मैं करूंगा, और बाद में सीखो करना कैसे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, आपको पकड़ लेनी है वो उस टाइम पे। तो जैसे आपने बताया कि लाइक कुछ लोग चिड़े भी, लाइक इफ लाइक ये तो आई गेस लाइफ में डे टू डे आपको डील करना है, आई गेस, कि लाइक लोगों की जेलसी हैंडल करना, लाइक हाउ डू यू डील विद दिस? जी पहले ना मैं बिड़ जाता था। परेशानी ये थी, पहले मैं अपने आप को बहुत एक्सप्लेन करता था, ठीक है। आप एक सिंपल सी बात समझिए, आप सब ऐसे खड़े, ठीक है, सब लोग खड़े, अचानक एक पर्सन ऊपर जाने लग जाए तो आपको बड़ी दिक्कत होगी कि यार इससे ऐसे करके बात करनी पड़ रही है, तो नीचे खींचो। तो आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाओगे, आप बोलोगे कि तेरे में एरोगेंस आ गई है, तू हमें भूल गया, तू नीचे आ, तो बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन करता था कि नहीं यार मैं नहीं भूला हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, मैं वो ही हूँ, ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन बातों से। मैंने सीख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फेसबुक पे कोई चीज डालता था, मैंने कुछ इस्लाम के सपोर्ट में डाला तो हिंदूज परेशान है, हिंदूज के सपोर्ट में डाला तो इस्लामी परेशान है, गर्ल्स के सपोर्ट में जा रहा है तो लड़के परेशान है, लड़कों के सपोर्ट में डाला तो गर्ल्स परेशान है। ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो मैं बहुत एक्सप्लेन करता था कि नहीं ये इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इन द एंड मैंने ये सीखा कि आप चुप रहो, ठीक है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, मैं हमेशा सुनाता हूँ ये, जिससे बात करता हूँ उसको।
ये मैंने कैसे सीखा ये बता देता हूँ। एक तो एक्सपीरियंस से सीखा चुप रहना, दूसरा मैं एक बार बहुत एक्सप्लेन कर रहा था खुद को और अचानक एक वीडियो चल गई मेरे सामने। उसमें शाहरुख खान साहब ने से पूछा गया कि आपको जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या मिला है अमिताभ बच्चन से। तो उन्होंने बताया कि जब मैं नया नया आया था, शाहरुख खान वाज वेरी पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता था कि मैं तो किंग हूँ, मैं अमिताभ बच्चन से ही बड़ा एक्टर बनूंगा एंड ऑल ऑफ दैट। मीडिया ने उनको बहुत एरोगेंट बताया, जैसे विराट कोहली को बताया था ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, बहुत एरोगेंट पर्सन बताया। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से बोला कि सर मुझे ना बहुत लोग एरोगेंट कहते हैं और मीडिया पर्सन जो है मेरी इमेज खराब कर रहे हैं और मेरा करियर फ्लॉप कर देंगे, मैं इनके खिलाफ केस करूंगा। मेरा मन करता है मैं कुछ बोलूं, कुछ कर दूं। तो उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने बोला आप कुछ नहीं कर सकते। तो बोला ऐसे ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं ऐसे, इट्स ऑफेंसिव कि आप, मैं इतना बड़ा स्टार बन गया हूँ, मेरे पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने बोला क्योंकि आप स्टार हैं इसलिए आप नहीं कर सकते। जब आप बड़े होते हैं, जब आप लोगों से ऊपर पहुंच गए होते हैं, तो आप छोटी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। आप झुकते रहेंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी। वो छोटी लड़ाइयां छोटे लोगों के लिए होती है, ठीक है। आप जब आपके पास लाखों की फॉलोइंग हो, ठीक है, या करोड़ों की फॉलोइंग हो, मैं तो कोई फॉलोइंग नहीं है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तो आप हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अरे तुम्हें बुरा लग गया, तुम्हें बुरा लग गया, तुम्हें बुरा लग गया। ये जो आपस में लड़ते बढ़ते रहते हैं फेसबुक पे, ये मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये लोग का टाइम बहुत है इनके पास, ठीक है, इनके गोल्स उतने सेट नहीं है शायद, ठीक है, उनको छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, शायद लाइफ में बहुत परेशान है। पर्सनली मत लीजिए कभी किसी चीज को, ठीक है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका फैमिली पर्सन हो, अगर वो कोई चीज आपको ऑफेंसिव बोल रहा है, जान पूछ के, उसको पता है कि आपको क्या बात बुरी लगेगी, वो जान पूछ के अगर बोल रहा है, तो ध्यान से सोचिए कि वो पर्सन इतना परेशान है अपनी लाइफ में, इसलिए वो ये सब बोल रहा है, ठीक है। लेंगे और लड़ बैठेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको बड़ा बनना है तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, जब आप बड़े होते हैं तो आपको छोटी हरकतें नहीं करनी होती, ठीक है। शाहरुख खान को इन द एंड अमिताभ बच्चन ने यही सिखाया कि क्योंकि आप बड़े हो, कभी भी आपने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा होगा उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोलता रहे, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आता अमिताभ बच्चन का, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं आता, ठीक है। कंगना आपका अनस्टेबल हुआ है क्या? अच्छा नहीं हुआ, ओके। सो मुझे लगता है कि जैसे आप बता रहे हो कि जेलसी होगी लोगों को, तो होगी, परेशानी होगी आपको, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे फ्रेंड्स को नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है टाइमिंग के लिए गुस्सा हो, थोड़ी देर गुस्सा हो, वो ठीक हो जाएंगे, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स होंगे। और जिनको जेलस रहना है वो जेलस ही रहेंगे फॉर लाइफ, ठीक है, उनसे दूरी बनाइए। मुझे कई लोग कहते थे कि सर क्या नेगेटिव लोगों के बीच में बैठने से क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव लोगों की बातें आप जब कान से सुनते हैं उस कान से नहीं निकलती हैं, रिटेन होती है माइंड में। तो ऐसी जगहों पे ना बैठें जो आपको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें कि अकेले बैठ जाएं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन। और ऐसी जगह पे ना बैठे जो आपसे चिढ़े, आपको पीसफुल ना रहने दे, जिसके साथ बैठ के आपको अच्छा ना लग रहा हो। आप दूरी बनाएं, सोशल मीडिया पे दूरी बनाएं, पर्सनल लाइफ में दूरी बनाएं, ठीक है, कोशिश यही करें, ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। मैंने भी थोड़ी देर बुरा लगेगा, फिर बाद में पता लगेगा जब वो रिप्लेस हो जाएगा पॉजिटिव पर्सन से। मैंने भी ये चीज यही ऑब्जर्व करी है कि लाइक कितना लोग सिंपली लाइक, मैं जब सर्च करता हूँ यूट्यूब में वगैरह में, लोग बोलते हैं यार जस्ट इग्नोर इट ना, क्या है, इफ देयर से बोलना है तो बोलने दो। बट द पॉइंट इज कि व्हाट आई ऑब्जर्व कि मेरे अंदर यार जब मुझे कोई कुछ बोल रहा है, आई कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट। अब दैट थिंग इज, मतलब अब अंदर चल रही है, वो इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है कि इग्नोर अभी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, दिस इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, ठीक है। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये तो खैर वो तो आपने क्लैरिफाई कर दिया। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट फॉलोअर्स, यू जस्ट हिट 40K ऑन फेसबुक, लाइक, एंड आपके फेसबुक पेज का नाम सरकास्टिक हुग्गी क्यों है? लाइक कैन यू एक्सप्लेन मी, क्या मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल मतलब है कि मेरा जो कॉलेज में निकनेम था, जो मेरी बहुत बिलीव्ड सीनियर ने दिया था मुझे, जो शुगी नाम दिया था, ठीक है, शुगर से रिलेटेड करके दिया हुआ, आई डोंट नो, ठीक है, वो नाम था। और मैंने स्टार्ट यूट्यूब का जो फेसबुक का पेज किया था क्योंकि देयर वाज एन एक्स ऑफ माइंड ने मुझे बात बोली थी कि यू नो यू आर वेरी गुड एट लिसनिंग
एंड गिविंग एडवाइस, ठीक है, तेरी बात समझ में आती है जब तू कोई बात बोलता है तो, ठीक है, तो आइदर यू शुड गो फॉर दिस मोटिवेशनल थिंग और यू आर हिलेरियस व्हेन यू स्पीक, तो यू कैन गो फॉर कॉमेडी थिंग्स। तो अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे, शायद आप डिलीट हो गई हो, तो वो काफी मेम्स और काफी कॉमेडी रिलेटेड थी, ठीक है। उस टाइम पे बीबी की वाइन्स वगैरह आई थी और मैंने भी कुछ वाइन्स वगैरह बना रहा था, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड भी बना रहा था। तो मैंने सोचा कि आई कंटिन्यू इन कॉमेडी मैनर इटसेल्फ। मुझे नहीं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए कि इससे एक लेसन है। ये लेसन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था कि जरूरी नहीं है कि आप जो चीज कपिल शर्मा सिंगिंग करने आया था और आज कॉमेडियन है और बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप कोई चीज जब आप मल्टीपल चीजों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मल्टीपल चीजों में, ठीक है। फरहान अख्तर ही कोई भगवान पैदा नहीं हो गया जो सब कुछ कर लेता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो हर किसी के अंदर मल्टीपल थिंग्स हैं। मैंने उस टाइम पे कॉमेडी करना शुरू किया, वीडियोस चली, मैंने पोएम भी लिखी, वीडियोस चली, मैंने मोटिवेशनल किया, वीडियोस चली, ठीक है। बट मुझे सबसे ज्यादा मजा मोटिवेशन में आ रहा था क्योंकि आई वाज हेल्पिंग पीपल, ठीक है। आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्पीकर। स्पीकर मतलब ये नहीं कि मोटिवेशनली बोलूंगा, मुझे जो सही लगता है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं किसी भी चीज को बहुत ही प्रोफाउंड क्लियर मैनर में बोल सकूं, चाहे वो किसी को मोटिवेट करने के लिए हो, चाहे वो किसी को जनरल नॉलेज देने के लिए हो, चाहे वो किसी को हंसाने के लिए हो, ठीक है। तो मेरा मकसद आज भी स्टैंड अप कॉमेडी में खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्पीकर जो किसी भी बारे में बात कर सकता है बहुत क्लियरली। तो मैंने बहुत कोशिश करी, इसका नाम चेंज हो रहा है डॉक्टर सागर चौधरी। फेसबुक वालों ने मेल पे मेल किया बट वो कोई पता नहीं रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। यूट्यूब पे भी यही नाम था, यूट्यूब पे चेंज हो गया, इंस्टाग्राम पे भी इजीली चेंज हो गया, बट ये लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। एक ब्रांड भी है मेरा, हैशटैग बहुत साका चिशुगी बहुत पुराना है, तो मैं उसको चलते रहने दे रहा हूँ। तो स्टार्ट वो कॉमेडी मैनर में हुआ था, ठीक है। बट इससे लेसन यही है कि आप सब कुछ ट्राई कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपको एक ही चीज अच्छी नहीं लगेगी, किसी को डांसिंग, किसी को सिंगिंग, किसी को दोनों, तो आप सब कुछ ट्राई कीजिए। यू नेवर नो व्हाट विल क्लिक, क्या आपको बहुत अच्छा लग जाए, ठीक है, आपको बहुत ही पसंद आ जाए। जैसे मुझे सर्जरी बहुत पसंद थी कॉलेज टाइम, एंडो पसंद नहीं थी, ठीक है। मुझे बड़ा मजा आता था ब्लड से खेलने में, बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि सर्जरी में इतना पैसा नहीं मिलेगा, पेशेंट सारे दांत बचाना चाहते हैं। और जब मैंने एंडो करनी शुरू की, मुझे मजा आया, जब मैंने इंटरेस्टिंगली पढ़ा और मैंने नए फाइल सिस्टम और नए नए तरीके देखे, और जब पेशेंट का टूथ सेव किया पहली बार, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो बीइंग ए डेंटिस्ट, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस होती है हमारे पास, एक जनरल डेंटिस्ट के पास, एक गुड पीडीएस। टॉकिंग अबाउट एमडीएस, आपको क्या लगता है कि लाइक एमडीएस किसको करना चाहिए, या फिर एमडीएस की एम किसको रखनी चाहिए? लाइक कैन यू गिव सम? राइट, वेरी नाइस, यस, दिस इज समथिंग जो बहुत मैं अपने हर लेक्चर में पढ़ाता भी हूँ। मतलब एक स्लाइड लगा के पढ़ाता हूँ परफेक्टली कि किसको एमडीएस। मेरे इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर भी है कि किसको करना, मैंने लिख के भेजा हुआ है किसको नहीं करना है। सी, नहीं करना है वो मैं नहीं होता कोई बताने वाला, बट किसको करना है वो मुझे लगता है कि जैसे माय वाइफ इज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग ओरल सर्जरी इन एमडीएस इन ओरल सर्जरी, तो मैं उसकी आंखों में वो आग देखता हूँ करने की। तो मुझे लगता है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एमडीएस किस सब्जेक्ट में करूं, किसमें स्कोप है। दिस वर्ड स्कोप, ठीक है, इसके बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ और फिर से बोलता हूँ कि स्कोप कभी भी किसी प्रोफेशन, किसी रेस, किसी फील्ड, किसी कंट्री का नहीं होता। स्कोप एक इंडिविजुअल का होता है। वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है। बिगेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमेशा शाहरुख खान, विराट कोहली का लेता हूँ। एक पर्सन जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, क्रिकेट में बैकग्राउंड ना हो, एक्टिंग में, अगर वो किसी सिटी में पहुंचता है और सोचता है कि मैं मिलियंस में से एक पर्सन ऐसा बन जाऊंगा, मिलियंस में से एक पर्सन जो क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाएगा, मिलियंस में से एक पर्सन जो एक्टर बन जाएगा, वो ऐसा क्यों सोचता है? ऐसा सोच के तो नहीं निकला था कि एक्टिंग में स्कोप है, ऐसा सोच के तो नहीं लगा क्रिकेट में स्कोप है। अगर स्कोप था तो 0.1% चांस वाला क्या स्कोप होता है? बट उस पर्सन का स्कोप था, उस पर्सन में वो इंडिविजुअलिटी थी, उसके अंदर वो ताकत थी। तो एमडीएस की जहां तक बात आ जाती है, मुझे लगता है कि एमडीएस को स्कोप की तरह नहीं लेना चाहिए कि एमडीएस कर लेंगे तो जॉब लग जाएगी। जॉब्स कहाँ है? या एमडीएस कर लेंगे तो क्लिनिक चल जाएगा? नहीं, किसी ने मुझे आज तक ये नहीं पूछा आज के कि आप एमडीएस हैं या बीडीएस। कितना भी एडुकेटेड पेशेंट हो, उसको लास्ट में चाहिए कि पेनलेस ट्रीटमेंट हो, बस। उसको नहीं पूछना कि आपकी सप्ली लगी थी, आप कौन से कॉलेज से हैं या नहीं।
ठीक है, अगर क्वैक भी अच्छा काम कर रहा होगा तो उसके पास भी चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसलिए एमडीएस मत करिए, मेरा कहने का मतलब है कि इनको बेसिस बना के मत कीजिए कि जॉब लगेगी इसलिए कर लेता हूँ। ठीक है, इसलिए आप नीट के लिए इतनी मेहनत कर लेंगे या प्राइवेट से करेंगे तो 40 लाख फूक देंगे, जस्ट जॉब लग जाएगी। जॉब्स नहीं है, या क्लिनिक चल जाएगा। ठीक है, नहीं, आपको एमडीएस इसलिए करनी होगी कि आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से इतना ज्यादा प्यार है कि आप उसके बारे में थॉरो रिसर्च करके पढ़ना चाहते हैं, राइट। जैसे मेरे को बहुत प्यार है स्पीकिंग से, तो मैं हर वो बुक पढ़ता हूँ जो स्पीकिंग मेरी इंक्रीज कर सके, हिंदी इंग्लिश कैसे भी। ठीक है, मेरी वाइफ को बहुत प्यार है इम्प्लांट से, तो वो इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ती रहती है और करती भी है। वो बीडीएस है, एमडीएस नहीं है। ठीक है, उसको कोर्स मिला, उसने कोर्स इंटर्नशिप में ही कर मारा है उसका अपना इम्प्लांट्स का। तो आपको एमडीएस तब करना है जब आप उस सब्जेक्ट से उतना प्यार करते हो कि आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि दूसरे ने भी कर लिया और वो अच्छा एंडोडोंटिस्ट बन गया तो मैं भी एंडो में चले जाऊं। मे बी यू आर नॉट गुड एट एंडो, मे बी यू डोंट लव एंडो। कई लोग इस चक्कर में नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में को छोड़ देते हैं। मैंने देखा कि कोई इतना अच्छा पर्सन है ओरल पैथोलॉजी में और उसमें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया उसको कि उसमें पैसा नहीं है। एक्सक्यूज मी। या फिर कई पर्सन इस चक्कर में कर लेते हैं ऐसी नॉन क्लिनिकल ब्रांच क्योंकि उसमें सेलेक्ट होना आसान है या उनको मिलना आसान है या उसमें पैसे कम लगते हैं, और उसको करने के बाद जनरल डेंटिस्ट्री कर रहे हैं। अगर आपको ओरल पैथोलॉजी में एमडीएस करने के बाद जनरल डेंटिस्ट्री ही करनी थी तो आप बीडीएस करके कर सकते थे। वही बात हो गई कि इंजीनियरिंग करी और उसके बाद बैंक में नौकरी कर रहे हो और आईएएस का एग्जाम दे रहे हो। तो इंजीनियरिंग क्यों क्लियर होना पड़ेगा, आपको क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर आप स्टूडेंट लाइफ में ही होंगे और तभी होंगे जब आप बहुत ज्यादा। और क्लियर होने का एक बहुत सिंपल फंडा मैं हर किसी को बताता हूँ कि एक पेज लो, मेडिटेट करने के बाद बीच में लाइन डालो और लिखो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। तुम्हें हालत खराब हो जाएगी अपनी वीकनेस निकालने में, स्ट्रेंथ तो 2 मिनट में निकाल लोगे। मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाली। मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं अच्छा क्लिनिकल काम कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं ठीक ठाक डॉक्टर टाइप दिख लेता हूँ। मेरी वीकनेस थी कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। मेरी वीकनेस थी कि मैं टाइम पे नहीं पहुंचता जगहों पे। ठीक है, मेरी वीकनेस थी कि मैं किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाता आराम से। तो मैंने उससे लास्ट में ये निचोड़ निकाला कि मैं जॉब तो नहीं कर सकता, जॉब में टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, अपने काम नहीं होगा। ठीक है, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। क्लिनिक में आप ये सब चीज में मैंने अच्छा हूँ। ठीक है, उससे आप कन्विंस करोगे पेशेंट को चेयर पे आने के लिए। उसके बाद यू नीड गुड क्लिनिकल स्किल्स उसको रिटेन रखने के लिए। उसके बाद करोगे आप गुड फीडबैक स्किल्स उसको उसको रिटेन करने के लिए। सो सॉरी। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने पूछी ये चीज एमडीएस वाली चीज, आपको तभी एमडीएस करनी चाहिए जब आप उस चीज को ड्रीम करते हो। और एमडीएस में भी कई लोग क्या कहते हैं कि सर वो मिल जाएगा ब्रांच तो ठीक है वरना वो कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन है ही हमेशा से तो वो ड्रीम आपका इतना स्ट्रांग नहीं रहता। अगर मैं बोलूं कि यार स्पीकर नहीं बना तो सिंगर बन जाऊंगा, कुछ भी। ठीक है, अगर मैं सोचूं तो वो नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि आपको बस स्पेसिफिक होना होता है। ओ सॉरी, आई नीड वाटर। बहुत स्पेसिफिक होना होता है आपको। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी लोग एमडीएस करने के लिए बताते हैं कि आप मुझे अपना गोल बताओ, अगले 5 साल में अपने आपको कहाँ देखते हो। तो जो लोग स्पेसिफिकली बता पाए कि सर मैं इस कॉलेज से इस ब्रांच में एमडीएस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वो जो लोग जिनको अटेन करते हुए देखा है उनको बहुत स्पेसिफिक देखा है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो फोरेंसिक्स में, जैसे बताया मैंने, उसके दिमाग में स्टार्ट से था कि पहले नागपुर से फोरेंसिक्स, नागपुर में ही होता है ऐसा कुछ उसने बताया था, वहां से फोरेंसिक्स का ये करूंगी, उसके बाद ओएमडीआर में एमडीएस करूंगी, फिर वहां मेरा ड्रीम जॉब है, वहां जॉब करूंगी। ऐसी एक और फ्रेंड थी, उसके माइंड में था कि एमपीएच करूंगी, फिर नॉर्वे जाऊंगी, वहां रिसर्च अच्छी होती है, और वहीं पहुंचते हैं, फिर वो एग्जैक्टली वहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा एमडीएस के लिए कि आपको इस कॉलेज से करनी है, इस ब्रांच में करनी है। और उसके बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, कॉलेज में देखते हो कि टीचिंग करते हुए देखते हो कि एकेडमी चलाते हुए देखते हो कि एक जनरल डेंटिस्ट्री करते हुए देखते हो, कहाँ देखते हो खुद को। ठीक है, तो वो लोग जो एमडीएस को भी एक लॉन्ग टर्म गोल बना पाते हैं, उनको एमडीएस के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और अगर
कई मैंने फ्रस्ट्रेटेड एमडीएस देखे जो 35-35 साल के क्लिनिक नहीं चल रहे, उन्होंने सिर्फ इसलिए कर लिया कि दूसरा कर रहे हैं, या ओरल पैथोलॉजी छोड़ दिया, बल्कि आप उसमें अच्छे थे, और ओरल पैथोलॉजी के जितने भी एमडीएस इतनी अच्छी जॉब्स में यूएस निकले हैं, मेरे खुद के टीचर निकले हैं। तो आपको कोई भी चीज फील्ड दूसरों की नजरिए से बड़ी छोटी नहीं देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि उस फील्ड में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तभी तो वो एक फील्ड है ना, ठीक है। बट आपको वो देखना पड़ेगा। अब अगर आप तेल खोदना जानते हो और आप इंडिया में तेल खोदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जब सऊदी जाओगे तो वहां आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो आप वो देखो कि आप जो फील्ड ढूंढ रहे हो आप जिसमें, और आप ढूंढो वो फील्ड जिसमें आप अच्छे हो। तो ऐसे नहीं कि यार इंडिया में तो तेल ही नहीं है तो मैं तो तेल खोदने में अच्छा हूँ, मैं क्या करूं, ठीक है। आप जो ये मिट्टी खोदना नहीं शुरू कर सकते, आप जिसमें अच्छे हो उसको आपने ढूंढ लिया, आपको मजा आता है उस काम करने में, तो कहीं जहां मिल रहा है काम वहां जाओ, वहां करो। तो दिस इज हाउ आई फील। आप जिस तरह से स्पेसिफिक हो फॉर अ लाइक फॉर अ गोल, कि आपका अगर ये गोल है तो बी स्पेसिफिक अबाउट इट। बट लोग जो होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल माय फादर इवन लाइक ही ऑलवेज सेज कि यार यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। यस। तो लाइक आप कितना एम्फसाइज करते हो कि यार प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि लाइक आप एकदम स्पेसिफिक अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओ बस? देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। धोनी भी यही कहता है कि भाई अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उनका कहना यही है कि प्रैक्टिकल होना यही है कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। बट सी मुझे ऐसा लगता है कि प्लान बी आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट उस पर इतना एम्फेसाइज नहीं होना चाहिए कि आप उसकी तरफ दौड़ो। जैसे एक वॉर हुई, उस वॉर में एक आइलैंड पे वो जाना था एक पर्सन को, सोल्जर्स को लेके। तो जब वो सोल्जर्स को लेके आइलैंड पे पहुंचे और लैंड कर गए, तो जितनी भी बोट थी उनको जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? इसलिए जला दिया गया कि अब अगर या तो यहाँ से जाओगे तो मरोगे या जीतोगे, ठीक है। कई लोग ऐसी मेंटेलिटी के साथ चलते हैं, ठीक है। मैं भी नहीं चलता हूँ खुद भी, ठीक है, पर मेरे पास कोई प्लान भी इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस चीज में अच्छा हूँ, दैट इज स्पीकिंग, उसको छोड़ के मेरे अभी तक कुछ और नहीं मिला है, ठीक है। डेंटिस्ट्री है, वो चलती रहेगी, ठीक है, मैं उससे कमा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, वो मेरा प्लान भी मान सकते हैं आप। पर मेरा एम्फोसाइज उस पर इतना नहीं है कि मैं उसको ऐसे फोकस करके बैठा हूँ कि बस अगर मेरी स्पीकिंग नहीं चली तो मैं बस यही सोचता रहूं कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो मैं स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। मुझे अपना काम पता है, 10 से 2 और 5 से 9 मेरा क्लिनिक का टाइम है, मैं पूरी मेहनत लगाऊंगा। पर 2 से 5 और 9 के बाद जो मेरे पास अपना पैशन के लिए टाइम है, मैं उस पर टाइम लगाऊंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे पैसा कमाना है। गौर गोपाल दास ने यही बोला था कि पैशन फॉलो करो पर दिमाग से, जॉब मत छोड़ो, जॉब अपनी करो, जिसकी डिग्री ली है, जिसकी प्रोफेशन है उसको करो, ठीक है। जब उससे टाइम बाद में निकलता है उसको पैशन में कन्वर्ट करो। और अगर पैशन आपका इतना बड़ा हो जाता है जिससे इतना पैसा आने लगता है जो प्रोफेशन से ज्यादा हो, उस दिन प्रोफेशन को आप छोड़ सकते हो कभी भी। स्टैंड अप कॉमेडियन जॉब करते करते स्टैंड अप कॉमेडी के एक्ट में आते हैं, जिस दिन पॉपुलर हो जाते हैं उस दिन जॉब छोड़ते हैं ना। तो प्लान भी प्रैक्टिकल मैनर में होना चाहिए, ठीक है, मगर उसकी तरफ ज्यादा देखो मत, उसको रखो, पर अपना माइंड वहीं पे फोकस रखो जो आपको करना है। दोनों चीजें पर्टिकुलर टाइम पे होनी चाहिए। जब क्लिनिक में हो तो क्लिनिक में हूं मैं, फिर मैं बुक्स भी क्लिनिक से रिलेटेड ही पढ़ूंगा। पर जब 2 बजे तो मैं अपने पैशन पे लग जाऊंगा, ये नहीं कि सो गया, ठीक है। 2 से 5 अपने पैशन पे काम करूंगा, फिर 5 बजे क्लिनिक में हो तो क्लिनिक में हूँ, फिर 5 से 9 बजे तो मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद पैशन, हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन प्लान 1 एंड प्लान बी, द पैशन एंड द वर्क। दिस इज व्हाट आई फील। What I learned कि like जितना मैं ग्रो कर रहा हूँ, I am learning कि a very good communication skill is very important. Very important. Very like, can you tell me कि like for like basic suggestions कि how to develop a very good communication skill? For example, कुछ लोग होते हैं जो inbuilt communication में अच्छे नहीं होते हैं, like for those like what do you want to say कि like कैसे deal करें, like how to get a very good communication skill or पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अरे ये बकवास की चीज है, काम बोलता है, ऑल ऑफ दैट, वो सब ठीक है। पर आप एक सिंपल बात सोचिए, आप किसी से मिले, आप मुझसे मिले आज, ठीक है, किससे मिले आप, चाहे इंटरनेट पे मिले, चाहे आप लाइव मिले किसी से, तो जब आप मिलते हैं तो पहली चीज आप क्या देखते हैं? उसकी शक्ल सूरत,
ठीक है, उसके कपड़े देखेंगे, उसका शक्ल सूरत देखेंगे, ठीक है, वहां तक बात खत्म हो जाती है जैसे ही वो मुंह खोलता है, क्योंकि उसके बाद आप ये देखते हैं कि उसका बिहेवियर स्किल कैसा है, वो क्या बोल रहा है। आपको इंडियंस में इतनी समझ बहुत है, पेशेंट्स को आप कम मत समझिए, ठीक है, पेशेंट्स के अंदर ये इनबिल्ट स्ट्रेंथ है, चाहे वो पढ़े लिखे भी ना हो, उनके अंदर ये इंटेलेक्ट है कि आपके मुंह खोलते ही समझ जाएंगे कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं, ठीक है, वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो डेंटिस्ट्री में और लाइफ में भी, दोनों ही चीजों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन मेन जिसकी क्या क्या टिप्स होती हैं, मुझे लगता है कि इन बॉर्न कोई भी कम्युनिकेटर नहीं होता, हम सब सीखते ही है ना लैंग्वेज, हम सीखते ही हैं कैसे बहुत बात करते हैं, इंग्लिश हो हिंदी हो कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, सीखते ही हैं। मुझे लगता है कि जिस एरिया में आप रहते हैं पहले तो उस रीजनल लैंग्वेज की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए आप पे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी है तो हमें लगता है कि अरे जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही कर लेंगे, क्या परेशानी है, मगर अगर आप बुक्स उठाएंगे और पॉडकास्ट उठाएंगे और आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस है एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स में और एक नॉर्मल स्किल में, बहुत डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन बुक्स है, ठीक है। कई बहुत इजी बुक्स हैं, वो छोटी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना सही तो करना था बस, ठीक है। आपके जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे हैंडशेक से लेके हर चीज आती है, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं किस टाइम पे क्या बोलना है। और ये मेरे साथ वेरी ट्रू स्टोरी कि जब मेरी वीडियोस वायरल हो गई थोड़ी बहुत छोटी मोटी, ठीक है, तब मैंने वो बुक्स उठाई और मैंने वो बुक्स पढ़ी और मैं हैरान था कि मेरी जो जो वीडियो अच्छी गई हैं, जिनको लोगों ने सुनना पसंद किया है, उन वीडियोस में एग्जैक्टली वो रूल्स अप्लाई कर दिए थे मैंने अननोइंगली, मैंने पढ़ा नहीं था उसके बारे में, वो रूल्स अप्लाई कर दिए थे जो उस बुक में लिखे हुए थे। जैसे कि मेरी सबसे ज्यादा जो वीडियो वायरल हुई थी वो मेरी स्टोरी की हुई थी, जो मैंने अपने हाथ टूटने की स्टोरी बताई थी। मैंने वो स्टोरी बता रहा था और मैं नहीं चाहता था कि लोगों को पता लगे कि वो मेरी स्टोरी है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इट वुड बी बैड टू मेक योरसेल्फ ए हीरो, ठीक है। तो मैं उसको बता रहा था अपने बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी की तरह कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसको ऐसे ऐसे हो गया ऑल ऑफ दैट, ठीक है। बट पता नहीं क्यों इन द एंड मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बता देता हूँ क्यों मैं हूँ, तो मैंने बता दिया, ठीक है। और मैंने उस बुक को पढ़ा और आई वाज शॉक्ड कि उस बुक में किस तरीके से बताया हुआ था कि स्टोरी टेलिंग से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कुछ नहीं होती। आप किसी को कोई भी चीज, अभी तक मैंने आपको जितनी बातें समझाई हैं उसमें कोई ना कोई इंसिडेंट स्टोरी रिलेट करके समझाया, क्योंकि आप उस तक पहुंच पाते हैं। हम इमेजिनेटिव पीपल होते हैं, ह्यूमंस इमेजिनेशन बहुत अच्छी जल्दी करते हैं। आप कोई चीज बोलोगे ना कि अरे मेहनत करो, आपके दिमाग में चलेगा, मगर आप रिलेट करोगे कि देखो ऐसे हुआ था, शाहरुख खान ने ऐसे किया, फिर उसने ऐसे किया, आपका दिमाग वहां पहुंच जाएगा और वो आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। ऐसी थोड़ी ना हिंदी मूवीज या बॉलीवुड मूवीज या कोई भी मूवी, वर्चुअल सिनेमा ज्यादा पॉपुलर क्यों है या बुक ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं जो चीज, वो हमारे दिमाग में रिटेन रहती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बुक्स पढ़ेंगे और पॉडकास्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होने से कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है सामने वाले पे, डेंटिस्ट्री में नहीं पूरी। इमेजिनेशन की बात करें तो आई हैव आल्सो फील कि जिस चीज में हम इमेजिन नहीं कर पाते खुद को ना, उस चीज में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते कभी भी। फॉर एग्जांपल मेरे को समझ नहीं आया कि यार अटका है डॉक्टर साहब, 2 मिनट रुकते हैं, आपका नेट अटका था 2 मिनट के लिए, आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। I was saying कि किस तरह से इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन आई कैन नॉट इमेजिन समथिंग कि इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, देन आई तब मैं उस चीज पे काम नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज गिविंग माय नीट, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार नीट तो दे दूंगा मैं, बट उसके बाद एक्चुअल में क्या, लाइक क्या मतलब क्या होगा मेरे साथ, क्या डेंटिस्ट्री ये है, क्या मुझे ये जो आई कैन नॉट इमेजिन। तो इस वजह से माय नीट रैंक ड्रॉप, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पा, तो मैं क्यों पढ़ूं अभी, किस चीज के लिए मेहनत करूं मैं, क्योंकि अगर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, अब जिस चीज के बारे में मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ उसमें मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ, मेरा मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उस चीज में। यस सो द थिंग इज, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी में ही ये चीज आती है, ये चीज सिखाई जाती है कि आपको जो भी चीज चाहिए लाइफ में, मुझे जो भी चीज चाहिए थी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आपको वो बाहर निकालनी है किसी तरह,
ठीक है, बाहर निकालनी है, मतलब उसकी एनर्जी बाहर निकालनी है। ब्रूसली कहते थे कि अगर आपको कोई चीज, किसी इंसिडेंट से किसी चीज को आप भुला नहीं पा रहे, तो आप उसको लिखो और लिख के उसमें आग लगा दो। क्यों बोलते थे ऐसा वो? क्योंकि जब आप कोई भी चीज हमारे अगर अंदर है, कोई भी चीज, वो हमेशा तंग करेगी, चाहे दिमाग में चाहे पेट में। अगर वो बाहर नहीं निकल पाएगी ना, तो परेशानी होगी। ठीक है, तो आपको वो बाहर निकालनी है। या तो आप फ्रेंड से शेयर करोगे, ठीक है, बट शेयर करने के बाद वो खत्म। मगर जब आप लिखते हो कोई चीज, ठीक है, या जैसे आप बोल रहे हो कि आपने इमेजिन किया नीट को, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि उसके बाद क्या, तो कभी भी कोई गोल आप लाइफ में बनाएंगे तो उसको दिन रात आपको इमेजिन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इमेजिन किया, लिख दिया पहले तो कि आई वांट द बेस्ट एंडोमोटर यू नो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो मेरा पहला साल था क्लिनिक का। धल्ले का पैसा नहीं था मेरे पास 50,000 के एंडोमोटर खरीदने का, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 50,000 के एंडोमोटर आपको इंस्टॉलमेंट पे दे दे। और मैंने लिखा कि मुझे बेस्ट आरबीजी और एंडोमोटर चाहिए, मैंने लिख दिया, एनर्जी बाहर आ गई, अंदर से बाहर निकलाई। अब मैं दिन रात जब भी साथ में सोता था तो हमेशा सोचता था कि जब एंडोमोटर आएगी तो मैं कैसे करूंगा उससे काम, कितने चार्ज रखूंगा रूट कैनाल के, ठीक है, आरबीजी होगा तो कितना इजी होगा मेरे लिए काम करना। एक्सक्यूज मी। ये सब चीजें मैंने इमेजिन करना शुरू किया। या जब मैं ज्यादा इनकम हो जाएगी तो मदर कितनी हैप्पी रहेंगी, फादर कितने हैप्पी रहेंगे। और जो मैंने इमेजिन किया एग्जैक्टली वो होता रहा। ठीक है, तो सेम मैनर में नहीं ऑब्वियसली, बट आज आप इमेजिन करते हैं कि कितनी हैप्पीनेस होगी, यू फील रियली हैप्पी अबाउट इट। आपने नीट एग्जाम देंगे, आगे भी देंगे अगर, तो एमडीएस के लिए अगर देते हैं तो जब आप इमेजिन करते हैं रोज रात को कि जब आप एमडीएस क्लियर कर लेंगे, तो when you will be a doctor in a country like India where डॉक्टर के आगे सांप लगा दिया जाता है अपने आप, ठीक है, तो कितना आपके फादर मदर के लिए प्राउड मोमेंट होगा। ठीक है, अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये वीडियो जब लोग सुनेंगे, या रात में इमेजिन करूंगा जब जैसी शॉर्ट्स में डालूंगा, तो कितना लोगों को सुनने को मिलेगा, कितना लोगों की हेल्प होगी, ठीक है, कितना आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपको इमेजिन हर चीज बहुत पॉजिटिव मैनर में करनी पड़ेगी। और एक और बात, मुझे लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज नेगेटिव जब आप इमेजिन करते हो ना, वो जल्दी इफेक्ट देती है। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार ये खराब हो जाएगा, तो वो कल ही हो जाएगा। मगर अगर आप सोचते हो कि यार ये चीज अच्छी होगी मेरी लाइफ में, तो वो 2 दिन लेगी। ठीक है, तो पॉजिटिविटी धीरे चलती है, नेगेटिविटी तेज चलती है। तो नेगेटिविटी को आपको साइड में रखना पड़ेगा और इमेजिनेशन हमेशा अच्छी रखनी पड़ेगी। कोई भी बड़ी चीज होने से पहले हमेशा इमेजिन कीजिए कि जब वो अच्छी होगी तो क्या होगा। ठीक है, ये एनर्जीज बहुत हेल्प करती हैं। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज हाउ यू लिव इन स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है। Thank you, sir, for like let's I want to end this now. Perfect. Thank you so much, sir. Completely clear. अरे this is all my pleasure. I hope कि इससे जिन तक लोगों तक पहुंचे। ठीक है, आपसे मेरी बात होती रहेगी। ठीक है, it would be wonderful to meet you soon. जब भी आपकी दिल्ली आना होता है, please be my guest. ठीक है, तो आपके पास मेरा नंबर है, please be in touch. ठीक है, कोई भी क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, लाइफ या स्टूडेंट लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अभी आप सेकेंड ईयर में अपने सीनियर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में ये सीनियर्स आगे जाके प्रैक्टिस में आएंगे, ये सीनियर्स आपके साथ हेल्पफुल होंगे, ये सीनियर्स हो सकता है आपके कंसल्टेंट्स हो सकता है आप इनके कंसल्टेंट्स हो आगे जाके। ठीक है, तो अपने सीनियर्स के साथ जो उनके तरह आप बनना चाहते हैं, अपने टीचर्स के साथ, देखिए मेरे टीचर एक बात बोलते थे, इसके साथ एंड करूंगा ये बात, कि ये कन्वर्सेशन, वो ओरल सर्जन थे, इंडिया के टॉप के ओरल सर्जन। पर जब क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता था और अगर हमें कहता था कि सर इनसे नहीं कराएंगे हम, ये आपके स्टूडेंट, या ये पूछते थे कि सर ये कौन है, आपके स्टूडेंट है, ऐसे बोलते थे, तो सर कभी ये नहीं कहते थे स्टूडेंट है। सर मुझे क्या कहते, पेशेंट के सामने क्या कहते थे, चाहे पीछे हमें कितनी भी गाली देते हो, पेशेंट के सामने हमें रिस्पेक्ट देते थे, कहते थे कि सर स्टूडेंट वगैरह कुछ नहीं होता, एक बार डिग्री पा लेते हैं, ठीक है, इनके पास भी वही डिग्री है, मेरे पास भी वही डिग्री है, हम सेम लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके टीचर्स हैं, हो सकता है कल आपके वो क्लिनिक के कंसल्टेंट्स हों, ठीक है, और वो अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, जो आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाइए, उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, अपनी फ्रेंडशिप्स भी रेडी रखिए, कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ठीक है, मगर एक स्टेप अहेड ऐसे ही रहेंगे जैसे आप चल रहे हैं। ठीक है, और बहुतों को प्रॉब्लम होगी, होने दीजिए, आपके रियल फ्रेंड्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज परसिस्टेंटली करते रहें कि अपने कनेक्शंस को स्ट्रांग रखिए। एक मैसेज छोड़ने में आजकल कुछ नहीं जाता, हाउ आर यू, दैट्स इट। ठीक है, तो
आपके कनेक्शन जो बने रहेंगे इन टीचर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, ये लोग जिस जर्नी पे जाएंगे उसमें आपका भी पार्ट होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरा अभी तक सब कंसल्टेंट क्लिनिक पे मेरे टीचर्स ही हैं सारे, और मैं बहुत प्राउडली बोल पाता हूँ अपने पेशेंट्स को कि सर जो कंसल्टेंट आने वाला है वो मेरा टीचर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था मेरा। पेशेंट को अलग कॉन्फिडेंस आता है कि इनका टीचर आ रहा है, यू नो। तो और आपको भी पता होता है कि वो कितना अच्छा काम करते हैं, आपको उन पर ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो उन तक कनेक्टेड रहिए। वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू डॉक्टर साहब। ठीक है, बी इन टच। थैंक यू और सो बाकी मच। बातें